नमस्कार। नमस्कार दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, भाइयों बहनों एवं प्रिय सभी लोगों का सबसे पहले स्वागत है इस वीडियो में। दोस्तों, पूरे विश्व भर में, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे दुनिया में, पूरे इस ग्लोब में किसी भी स्थान से देख पा रहे और सुन पा रहे जो भी लोग इस वीडियो में आए हैं, सबसे पहले आप सभी लोगों का स्वागत है इस वीडियो में। चाहे आप किसी भी जगह से मुझे इस वीडियो में सुन रहे हैं, इंडिया से, कर्नाटका से, केरला से, या किसी स्टेट, किसी यूटी से, या किसी कंट्री से जैसे कि यूएसए, अल्जीरिया, ईरान, इटली, इराक, या कोई से भी देश, किसी भी जगह से, पूरे दुनिया में किसी भी स्थान से सुन रहे हैं, तो सबसे पहले आप सभी लोगों का इस वीडियो में आने के लिए स्वागत है। दोस्तों, यह वीडियो इंडिया के लोगों के लिए खास है, सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के लिए, या वो लोग जो इंडिया की वैकेंसियाँ लेना चाहते हैं, इंडिया में जॉब लेना चाहते हैं, उनके लिए खास रहेगा। आपको बता दूं, भारतीय रेलवे, इंडियन रेलवे द्वारा, भारतीय रेल द्वारा राष्ट्र की जीवन रेखा है ये इंडियन रेलवे, जो कि इंडिया देश की है। बेसिकली ये दोस्तों है रेलवे, बेसिकली जो आपका इंडिया देश में एक स्टेट से दूसरे स्टेट और इधर से उधर आप अगर कभी जा रहे हैं पूरे इंडिया में, तो उसके लिए इंडियन रेलवे जो है आप लोगों का है। ठीक है, रेलवे स्टेशन है और वहाँ से आप रेल से एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, इंडिया देश में जो इंडियन रेलवे है उसके अंदर आरआरबी द्वारा, यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड द्वारा, जो कि आप लोगों का टेक्नीशियन रिक्रूटमेंट आता है हर बार, वो इस बार का आ चुका है, 2024 का आ चुका है टेक्नीशियन रिक्रूटमेंट। इस बार जो टेक्नीशियंस की वैकेंसी आप लोगों की आई है आरआरबी द्वारा इंडिया देश में, वो आई है 9140 प्लस, इससे भी ज़्यादा वैकेंसी इन्होंने दी है। जैसे कि टेंटेटिव आइडिया था कि 9000 प्लस वैकेंसी आएंगी, तो बिल्कुल वही हुआ है। 9000 से ज़्यादा वैकेंसी आई हैं, लगभग 140 वैकेंसी और इसमें देखने को मिली है। यानी कि 9140 लोग डायरेक्ट इंडियन रेलवे में इस बार अलग अलग आरआरबीज में इस बार टेक्नीशियन पोस्ट पर रिक्रूट होंगे। बेसिकली आपको बता दूं, टेक्नीशियन पोस्ट वो होता है, वो कैंडिडेट होता है जो 10th या 12th जो भी उसकी क्वालिफिकेशन है स्टडी वाइज वो होती है, उसके अलावा उसके पास उस टेक्नीशियन फील्ड के अंदर ट्रेड सर्टिफिकेट होते हैं, क्वालिफिकेशंस होती हैं, तो वो इन वैकेंसी को ले पाता है। एक वीडियो मैं आपके साथ इसके ऊपर कर दूंगा कि भाई इंडिया देश में कौन कौन से ट्रेड होते हैं। बेसिकली आप लोगों को ट्रेड देखिए, लगभग लगभग यहाँ पर हजारों से भी ज़्यादा ट्रेड होते हैं। ठीक है, इंडिया देश में इंडिया देश में ही नहीं, पूरे विश्व भर में अगर मैं बात करूँ, अगर इंडिया की भी बात कर लें, तो इंडिया देश में 1000 से ज़्यादा ट्रेड सर्टिफिकेट्स कोर्स होते हैं। और कुछ ट्रेड ऐसे होते हैं जो 10th के बाद करने होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो 12th के बाद कर सकते हैं, कुछ डिप्लोमा के बाद करे जाते हैं, और कुछ ग्रेजुएशन के बाद करे जाते हैं। ठीक है, तो लोग अलग अलग तरह के ट्रेड करते हैं। बेसिकली इन ट्रेड से होता क्या है, होता यह है, जैसे किसी कैंडिडेट को वेल्डर की वैकेंसी चाहिए, किसी को फिटर की चाहिए, किसी को मैकेनिक की वैकेंसियाँ चाहिए, तो वो इन वैकेंसी के लिए क्या करेगा, पहले वो 10th पास करेगा या 8th 11th 9th जो भी उसकी एलिजिबिलिटी है उस क्लास को पास करेगा। उसके बाद वो आईटीआई कोर्स करेगा उस फील्ड में, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से वो कोर्स करता है। इंडिया देश में अलग अलग इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, वहाँ से वो उस कोर्स को करता है। और ये जो आईटीआई कोर्सेज होते हैं, इसकी वैल्यू इस तरीके की है कि मोस्टली आईटीआई कोर्स पास आउट वाले, अगर वो नेशनल काउंसिल वोकेशनल ट्रेनिंग से कर रहे हैं, या फिर स्टेट काउंसिल से कर रहे हैं, बेसिकली एनसीवीटी, या फिर उनका जो सर्टिफिकेट है वो एससीवीटी द्वारा है, स्टेट या फिर नेशनल का है, तो डायरेक्ट वो वैकेंसियाँ उनको मिलती हैं ऑल इंडिया में। पूरे इंडिया में वो लोग अलग अलग कंपनी, और ना ऐसा नहीं है इंडिया की कंपनियां, दूसरे देशों की भी कंपनियां कभी कभार आईटीआई ट्रेड वालों को बेसिकली वैकेंसी में प्रेफर करती है कि इन्होंने ट्रेड सर्टिफिकेट कराए, हम इसको वैकेंसी देंगे। बेसिकली वैकेंसी किस किस की आ सकती है, फिटर की आ जाती हैं, प्लम्बर की आती हैं, मैकेनिक की आती है, इलेक्ट्रीशियन की आती है, वेल्डर की आती है, काफ़ी तरह की पोस्टें आती है। ट्रेड में मैं आपको बता दूँ, ट्रेड के अंदर लगभग 1000 से ज़्यादा ट्रेड है इंडिया देश में। जो सर्टिफिकेट्स कोर्स होते हैं वो 1000 से भी ज़्यादा है, अलग अलग ट्रेड वाइज। आप वेल्डर हो, फिटर, मैकेनिक, जो भी आपकी पोस्ट, जो भी जिसमें भी आपका इंटरेस्ट हो, आप उसका ट्रेनिंग जो है आपका ट्रेड सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं। कहीं कहीं 1 साल किसी कोर्स पे हो रहा है, किसी सेम फील्ड में कहीं 2 साल का हो रहा है, कहीं 3 साल का हो रहा है, अलग अलग टाइम पीरियड के होते हैं। बेसिकली टेक्नीशियन हो गए, ये सारी पोस्टें हो गई, इनके लिए लोग ट्रेड वाले चाहिए होते हैं, डिप्लोमा डिग्री वाले, और स्कूल की क्लासेस पास आउट कैंडिडेट्स की वैकेंसी आती हैं। तो मैं आपको बता दूं, आपके लिए 9140 प्लस वैकेंसी इंडियन रेलवे ने आउट करी है
टेक्नीशियन में, जिसको लेकर मैंने आपको बताया था भाई 17 फरवरी को एक वीडियो करके दिया था मैंने कि भाई आप लोगों का जो नोटिफिकेशन है वो आपका 9 मार्च को आ जाएगा। और जैसा कि आप देख रहे हो 9 मार्च है और आज नोटिफिकेशन भी आ चुका है और आज ही से फॉर्म भी स्टार्ट हो गया है ऑनलाइन में। मतलब ऑल इंडिया कैंडिडेट पूरे इंडिया से इसमें ऑनलाइन फॉर्म डाल सकता है। उसको करना क्या होगा, जो आपके सामने स्क्रीन पर वेबसाइट दिख रहा है इसी पर आना होगा। यहाँ पर उसको टेक्नीशियन वाले ऑप्शन पर जाके उसको अप्लाई पर क्लिक करके आगे बढ़ना होगा। इंडियन रेलवे का ALP फॉर्म पहले ही फिल करवा दिया था मैंने जनवरी के समय पे। उसका फॉर्म आपके फरवरी में क्लोज हो गया था और जैसे ही वो फॉर्म क्लोज हुआ था उसके अगले दिन ही इनका नोटिस आ गया था कि हम भी आपका रिक्रूटमेंट मार्च 9 को दे देंगे, जैसे कि टेक्नीशियन रिक्रूटमेंट आपका आ गया है। ठीक है, तो इस वीडियो में आपका पूरा नोटिफिकेशन डिस्कस होगा। इस बार कौन कौन सी पोस्टें टेक्नीशियन में आई हैं और डिसेबिलिटी वालों की कौन कौन सी ऐसी एलिजिबिलिटी है कि वो कौन कौन सी पोस्टें टेक्नीशियन की ले सकते हैं। इसके अलावा टोटल वैकेंसियाँ जो हैं वो किस तरीके से कैटेगरी वाइज डिवाइडेड हैं। दूसरा, इसमें जो रिजर्वेशन है वो ऑल इंडिया होगा, तो बिल्कुल अगर आप SC ST या किसी भी रिजर्वेशन में हो ऑल इंडिया रिजर्व आपकी वैकेंसी रहेंगी। फॉर्म का फीस लिया जाएगा इसके अंदर अप्लाई करने के लिए, ऑनलाइन अप्लाई होगा। ऑल इंडिया में कैंडिडेट एलिजिबल होंगे और दूसरे देश के अगर होंगे, अगर वो लोग भी अगर एलिजिबल रखे होंगे अगर इसमें, तो उनको परमानेंट इंडिया का रेसिडेंट होना चाहिए। अब देखते हैं कि वो लोग एलिजिबल हैं या नहीं। पूरा इंडिया तो एलिजिबल है। ठीक है जी। इंडियन रेलवे यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट्स की जॉब है, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जॉब्स होंगी, मतलब जॉब्स गवर्नमेंट होंगी और जॉब ऑल इंडिया में पोस्टिंग हो सकती है, कहीं पर भी किसी भी RRB के अंदर ये पोस्टिंग हो सकती है, इतना ध्यान रखना है। अब इसमें सिलेक्शन के लिए ये आपका एक एग्ज़ाम कराएंगे। उस एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, मार्किंग स्कीम क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर एग्ज़ाम के बाद क्या कुछ होगा। सबसे पहले बता दूं इसमें एक एग्ज़ाम है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए कैंडिडेट का, ये 3 तो रहेंगे कंपलसरी हैं। इसके अलावा क्या कोई ऐसी चीज़ है जो अलग हो रही है वो भी हम देखेंगे। और क्या कुछ ऐसा कुछ लोग ऐसा बता रहे हैं कि भाई एग्ज़ाम पैटर्न में थोड़ा बदलाव आया है, तो देखते हैं कि क्या बदलाव इस नोटिफिकेशन में एग्ज़ाम को लेकर आ गया है टेक्नीशियन 24 के लिए 2024 इंडियन रेलवे में। इसके अलावा कोई ऐसा पॉइंट होगा जो इस रिक्रूटमेंट से जुड़ा हुआ हमें कवर करना होगा, वो सारा कवर करेंगे इसी वीडियो में। मतलब इस टेक्नीशियन इंडियन रेलवे रिक्रूटमेंट को पूरा A to Z 0 to 100 फॉर्म भरने से लेके वैकेंसी मिलने का सारा प्रोसेस इस वीडियो में कवर होगा। समझाया जाएगा कि भाई इंडियन रेलवे में जो टेक्नीशियन वैकेंसी इस बार का आया है 2024 का, उसके लिए कौन कौन एलिजिबल है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या क्या सैलरी मिलेगा, सारी चीज़ें मैं आपके साथ इस वीडियो में कवर करूंगा। आपका डाउट रह जाए एज से जुड़ा हुआ है किसी और चीज़ से जुड़ा हुआ, तो आप लोग ज़रूर कमेंट में बता सकते हैं। मैंने आज से सही 3 वीक पहले करीब यानी 20 दिन के करीब पहले मैंने एक वीडियो करके दिया था कि भाई आपका फॉर्म 9 मार्च से आ जाएगा। टेंटेटिव वैकेंसियों का आइडिया दिया था, एलिजिबिलिटी मैंने उसमें क्लियर करी थी। बाकी तो टेक्नीशियन अलग अलग तरीके के होते हैं, अलग अलग फील्ड में चाहिए होते हैं, तो उसकी अलग अलग क्वालिफिकेशंस होती हैं, तो सारी कवर होंगी। और आपके नेक्स्ट मंथ यानी अप्रैल के करीबन आपका NTPC रिक्रूटमेंट इंडियन रेलवे डाल देगा वेबसाइट पर। NTPC रिक्रूटमेंट वाला, NTPC मतलब जो NTPC की वैकेंसी आती हैं उसके अंदर जो रिक्रूटमेंट होती है उसकी भी एक बड़ी संख्या में रिक्रूटमेंट वैकेंसियाँ आती है इंडियन रेलवे में। वो कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि भाई मार्च तो आपके में नहीं आएगा, वो मार्च में हो सकता है इनवाइट नोटिस के बारे में कुछ कह दिया जाए। हालांकि इसका जो नोटिफिकेशन है NTPC वाला, जो बाकी जो अभी आपकी रेलवे की ALP हो चुकी है, फॉर्म हो चुके हैं, उसके एग्ज़ाम वगैरह भी होना उसका बाकी है, सेम टेक्नीशियन आ गया है। इसके अलावा NTPC और बाकी जो वैकेंसियाँ रह गई हैं वो जल्द से जल्द आने वाली हैं, जो आपकी अप्रैल में आएगी 24 इसी साल में। ठीक है जी। अभी क्या है ना, रेलवे को ऐसा करना चाहिए अपने RRB में और RRC में हर साल लोगों को वैकेंसी देनी चाहिए, जिससे कि लोग जो है नौकरियों के लिए भटके ना, उनको वैकेंसियाँ मिल जाए। जैसे आप देखोगे RRC अलग वैकेंसियाँ निकालता है, ये जो आपकी ALP टेक्नीशियन और NTPC वाली वैकेंसी है वो RRB निकाल रहा है। और RRB के द्वारा जो वैकेंसियाँ आई हैं उसके अनुसार मैं आपको बता दूं, जो RRB ने वैकेंसी दी है इंडियन रेलवे में टेक्नीशियन की, उसके बाद वो लोग देंगे अब NTPC की वैकेंसी अगले महीने में अप्रैल में दे देंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में पूरा नोटिफिकेशन कवर होगा, एक एक चीज़, एलिजिबिलिटी, एज लिमिट, सारी चीज़ें क्लियर होंगी। कैसे रिक्रूटमेंट होना है सब कुछ टेक्नीशियन से जुड़ा हुआ क्लियर होगा। अगर आप कर्नाटका से हैं, तमिलनाडु से हैं, केरला से हैं, उड़ीसा से हैं, या फिर वेस्ट बंगाल से हैं, या किसी भी UT या किसी भी स्टेट से हैं पूरे इंडिया देश में, तो आप लोग इन वैकेंसियों पर एलिजिबल हो। बस आपके पास इंडिया सिटीजनशिप होनी चाहिए। इंडियन सिटीजनशिप के लिए ऑनलाइन अप्लाई हो जाता है, वो आप अगर ले लेते हो अप्लाई करके इंडियन सिटीजनशिप, इंडिया की सिटीजनशिप, तो इसके बाद
आप लोग इंडिया के देश की वैकेंसी पर आप एलिजिबल हो जाते हो। बस इतना होना चाहिए, सिटीजनशिप के अलावा आपकी एज और क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, आप वैकेंसियाँ ले सकते हो। अब बात आती है इसमें ट्रेड कौन कौन से रहेंगे, क्या क्या पोस्टें आई हैं, सारी चीज़ें एक एक चीज़ कवर होगी, 0 to 100 कवर होगी इस वीडियो में। आपके सामने इंडियन रेलवे का वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है रेलवे बोर्ड का, इसमें आपको दिख जाएगा रिक्रूटमेंट। अगर आपको देखना हो तो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, क्विक लिंक और ये लिंक, तो आप देखोगे तो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और नोटिफिकेशन दिख जाएगा। अगर नहीं मिले तो आप बता सकते हैं, वैसे तो मैंने वीडियो के नीचे आपको ये सब दे दिया है। अब देखिए आप ऐसा भी कर सकते हैं, जो इंडिया देश में आरआरबी हैं, जैसे मुंबई है, अजमेर है, अलग अलग जगह पर जो आरआरबी हैं इंडिया देश में, उनकी वेबसाइट पर भी आप यही नोटिफिकेशन देख सकते हैं। वहाँ से नहीं मिले तो आप जो है वीडियो के नीचे से भी उसको देख सकते हैं। ठीक है, वीडियो के नीचे ही रखा हुआ है नोटिफिकेशन, उसको खोल कर देख लेना। सबसे पहले हम आगे बढ़ते हैं। देखिए ये शॉर्ट नोटिस है, इन्होंने कहा था हम आपसे 9 मार्च से लेकर 8 अप्रैल के बीच फॉर्म भरवाएंगे ऑनलाइन में, टेक्नीशियंस पोस्ट पर ग्रेड 3 में, और इसके अलावा टेक्नीशियन पोस्ट ग्रेड 1 सिग्नल के अंदर। तो इस तरीके से इन्होंने बताई थी ये सारी पोस्टें आएंगी। अगर बात करें दोस्तों टोटल वैकेंसी आपकी, देखिए जो टेक्नीशियन ग्रेड 1 की होती है सिग्नल में, और जो सिग्नल वाले जो पोस्टें आती है टेक्नीशियन की जो आपकी आती है रेलवे, मतलब जो बाहर एरियाओं में जो रेलवे जा रहा है ना, स्टेशन बाय स्टेशन जा रहा है, पूरे रेलवे ट्रैक से जो रेल चल रही है, बेसिकली ट्रेन जा रही है, तो वहाँ पर टेक्नीशियन चाहिए होते हैं सिग्नल के लिए ग्रेड 1 में। उसके लिए इन्होंने वैकेंसी दे दी है 30, इन्होंने वैकेंसी दी है 1100 करीब टेंटेटिव है। इन्होंने इसकी सैलरी बताई है 30,000। वहीं अगर देखोगे टेक्नीशियन ग्रेड 3, इसमें अलग अलग तरह के टेक्नीशियन होते हैं, इसकी सैलरी 20,000 के करीब होगी पर मंथ। शुरू में इसको 20,000 मिलेंगे हर महीने इस पोस्ट पर जो भी जाएगा। ये लेवल इन्होंने बताया कौन सा लेवल है, मतलब पे लेवल कौन सा है, सैलरी जो इंडिया गवर्नमेंट ने बताया है, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा जो पे लेवल दिए जाते हैं लोगों को, उस हिसाब से लेवल 5 सिग्नल वालों की अच्छी सैलरी है, और दूसरों की बाकी की भी लेवल 2 यानी सही है। इसमें वैकेंसी ज़्यादा आई है, 8,000 के करीब आपको दिख जाएंगी जो आप नोटिफिकेशन देखोगे। ठीक है जी। अब इन्होंने एक चीज़ ये भी कहा है कि भाई जो अपर एज में हमारी 30 साल या जो भी एज थी आपकी, अपर एज हम आपसे ले रहे थे फॉर्म भरने के लिए, उसमें आपको हम 3 साल रिलैक्सेशन दे रहे हैं ड्यू टू कोविड-19 की वजह से 3 साल रिलैक्सेशन दिया है, क्योंकि आपको पता है 2020, 21, 22 ये वाले 3 सालों का रिलैक्सेशन यहाँ लगा है। ठीक है, तो मतलब जो लोग जानते हैं कि भाई 2019, जो लोग ये जानते हैं कि 2019 में उनकी जो भी एज थी, अगर उस समय अगर फॉर्म आए थे वैसे तो आपके, अभी क्या है ना दोस्तों, इसमें पिछले साल ना तो 22 में आया नोटिफिकेशन, टेक्नीशियन का रिक्रूटमेंट समय बाद हो रहा है, मतलब टेक्नीशियन रिक्रूटमेंट जो अब हो रहा है, ये कोविड-19 का आप लोगों को रिलैक्सेशन क्यों देने की जरूरत पड़ी, क्योंकि इन्होंने हर साल नोटिफिकेशन नहीं निकाले हैं। टेक्नीशियन रिक्रूटमेंट ये अब आया है, 24 में इन्होंने दिया है नोटिफिकेशन, ना तो इन्होंने 22 में दिया, 21 में दिया, 20 में दिया, तो इसी वजह से तो ये जो 3 साल रिलैक्सेशन दे रहे हैं ना, इन 3 साल इन्होंने रेलवे में टेक्नीशियन वैकेंसी लोगों को दी ही नहीं है, इस वजह से इनको रिलैक्सेशन देना पड़ा है, और कोविड-19 का कारण बताया जा रहा है। ठीक है जी, तो आप समझ सकते हैं कि भाई कोविड-19 की वजह से आपका यहाँ पर वैकेंसी नहीं आया था, ऐसा कह रहे हैं कि कोविड-19 था, तो उस कारण हम आपको 3 साल अपर एज में बढ़ा रहे हैं। मतलब पहले हम जिन लोगों से हम टेक्नीशियन की वैकेंसियों पर जितनी पोस्ट वाइज हम एज रख रहे थे वही एज रहेगी, लेकिन उसमें अब आप लोग 3-3 साल और जोड़ लें, सभी वर्ग को 3 साल एक्स्ट्रा मिले हैं। ठीक है, जनरल वालों को भी मिले हैं। जनरल में जैसे आप देखोगे, अगर आप सिग्नल में जाते हो टेक्नीशियन में, तो 36 नहीं, अब आप 39 तक, और जो दूसरे टेक्नीशियन पोस्ट पर जा रहे हैं उसके लिए उनका 33 की जगह अब वो हो गया है 36। तो हर वर्ग में 3 साल बढ़ाए गए हैं। ठीक है जी, और आपकी एज कैलकुलेट होगी 1 जुलाई 2024 वाले दिन से। ये क्वालिफिकेशन लिखी है, ये लिखा है मेडिकल स्टैंडर्ड कैसा चाहिए, और सब कुछ यहाँ पर लिखा है। फॉर्म का फीस कितना लिया जाएगा, फीस रिफंड हो जाएगा आप लोगों को। आपको जैसे ही आप कंप्यूटर एग्जाम में अपीयर हो गए इस पोस्ट के लिए, आपको आपका दिया हुआ पैसा वापस मिलेगा। हालांकि 400 रुपये ही मिलेगा। अगर आप रिजर्व्ड हो तो आपको जितने रुपए आप पेमेंट कर रहे हो फॉर्म के, वो सारे आपके पास वापस आ जाते हैं। आपको रेलवे खुद ही वापस कर देगा उसी अकाउंट में जिस अकाउंट से आपने पेमेंट डाली है। ठीक है जी, तो एलिजिबिलिटी क्या है, एलिजिबिलिटी इन वैकेंसी पर यह है इंडिया का सिटीजन हो। दूसरा ये कह रहे हैं कि आप लोगों से एडवाइस है कि भाई इन आरआरबी के वेबसाइट को देखते रहें, यहाँ पर आपको पता लग जाएगा। यहाँ पे किसी भी आरआरबी पे आप जाओगे, जैसे इस वाले आरआरबी पे जाते हो, कोलकाता पे चले जाओ, मालदा मुंबई पे चले जाओ, पटना पे चले जाओ, या फिर आप सिकंदराबाद और सिलीगुड़ी के पे भी जाओगे, तो आपको आसानी से वहाँ नोटिफिकेशन दिख जाएगा, क्योंकि वहाँ सब जगह हर आरआरबी के वेबसाइट पे इन्होंने नोटिस को डाला है जो आपका
डिटेल्ड नोटिफिकेशन आ चुका है। आज से फॉर्म चालू है, तो फॉर्म जाकर भर लेना, ना समझ आए तो बता देना, फॉर्म भरने का प्रोसेस आपको दिया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देखिए डिटेल्ड नोटिफिकेशन ये है, इन्होंने इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में नोटिफिकेशन दिया है। हम आपके साथ इंग्लिश में डिस्कस कर रहे हैं। देखिए क्या लिखा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब कि जॉब आपकी गवर्नमेंट है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड इसके अंदर रिक्रूटमेंट करेगा। डिटेल्ड सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस, मतलब वैकेंसी देने का नोटिस है, एम्प्लॉयमेंट यानी कि जॉब देने का नोटिस है, ठीक है जी। अब आप देखिए इसमें क्या लिखा है, टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल, और इसके अलावा लिखा है टेक्नीशियन ग्रेड 3। फॉर्म कल आज से चालू हुए हैं और ये जो है 8 अप्रैल 2024 में क्लोज होंगे। पूरा 1 मंथ का समय इन्होंने आपको दिया है। मॉडिफिकेशन का ये लोग कह रहे हैं कि 9 अप्रैल से 18 अप्रैल के बीच करीबन 10 दिन का समय इन्होंने फॉर्म में करेक्शन का दिया है लोगों को। बेसिकली कुछ गलतियां अगर आपसे हो जाती हैं फॉर्म में तो आप करेक्शन कर सकते हैं इस 10 दिन के बीच, ठीक है जी। अभी फॉर्म में क्या क्या गलतियां सुधारी जा सकती है उसके लिए इन्होंने नीचे एक पॉइंट मेंशन किया होगा कि किस किस गलतियों में आप सुधार कर सकते हैं। एप्लीकेशन इनवाइट करें एलिजिबल कैंडिडेट से, जो भी एलिजिबल है फॉर्म भर दें, ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे। आपको 8 अप्रैल तक फॉर्म डालना होगा। सैलरी आपको मैंने पहले ही बता दिया था। देखिए मेडिकल स्टैंडर्ड होता है, मैं आपको बता देता हूँ। जो आप B1 मेडिकल स्टैंडर्ड रहेगा टेक्नीशियन सिग्नल वालों के लिए। अब देखिए मेडिकल स्टैंडर्ड होते हैं आप लोगों के, मतलब कि आप मेडिकली फिट हैं वो तो ठीक है, लेकिन मेडिकली आपकी क्या क्या चीज़ें फिर क्या क्या चाहिए होती है, वो एसेंशियल चीज़ें क्या चाहिए होती है वो लिखी होती है A1 A2 A3 A4 इस तरीके से होती हैं। B1 B2 ये आपकी मेडिकल स्टैंडर्ड में आती है। अगर आप इसके अंदर आते हो तो आप मान के चले सिग्नल टेक्नीशियन के लिए आप लोग क्वालिफाई, मतलब मेडिकली फिट है, मेडिकली आप लोग एलिजिबल हैं अगर आप B1 स्टैंडर्ड में आते हैं। बेसिकली इसका वीडियो मैं अलग करूंगा, मेडिकल स्टैंडर्ड को लेकर लोगों को क्लियर करूंगा। मैं इसके अंदर करूंगा क्या दोस्तों, मैं इसमें जितने पूरे वर्ल्ड की, पूरे दुनिया की जितनी वैकेंसियाँ आती हैं उन सभी के लिए, पूरे वर्ल्ड की जितनी वैकेंसी आप लोगों की आ रही है उसके लिए एक मेडिकल स्टैंडर्ड वीडियो करूंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि पूरे दुनिया में जो भी वैकेंसियाँ आती है उसमें मेडिकल स्टैंडर्ड किस किस पोस्ट पर क्या क्या लिया जाता है, ठीक है। एक ही वीडियो में मैं आपको पूरे विश्व के मेडिकल स्टैंडर्ड के लिए कर दूंगा कि भाई पूरे विश्व में किसी भी रिक्रूटमेंट कोई भी वैकेंसी आ रही है तो उसके लिए मेडिकल स्टैंडर्ड किस पोस्ट के लिए कितना चाहिए। खासकर मैं इसमें भी 2 तरह से या तो अगर ज़्यादा लंबा कंटेंट हो जाएगा या ज़्यादा लंबी फाइल हो जाएगी, ज़्यादा लंबी चीज़ हो जाएगी, तो हम ऐसा करेंगे कि हम गवर्नमेंट जॉब के लिए मेडिकल स्टैंडर्ड अलग कवर कर देंगे और प्राइवेट के लिए अलग कर देंगे। जैसे भी डिवीजन रहेगा हम कर देंगे, ठीक है। और अगर कुछ ज़्यादा ही बड़ा होने लग गया तो हम इंडिया के लिए अलग कर देंगे और कंट्री वाइज हम इस चीज़ को निकाल देंगे कि किस पोस्ट पे क्या मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए, ठीक है जी। तो मेडिकल स्टैंडर्ड जरूरी होता है। देखिए कोई भी वैकेंसी आप लेते हैं तो आप लोगों का 4-5 तरीके से एलिजिबल होना जरूरी होता है। एक होता है आपका फिजिकली आप एलिजिबल है, जैसे पुलिस वाली वैकेंसी आप लेते हो तो फिजिकली एलिजिबल हो, ठीक है। आप रेलवे में भी जा रहे हैं तो रेलवे में भी RPF के लिए आप फिजिकली एलिजिबल हो, वो भी आपका पुलिस में आ जाता है। तो बेसिकली जो फोर्सेज वाली वैकेंसी होती है उसमें मान ली फोर्स की वैकेंसी हो गई, पुलिस की हो गई, तो इसके लिए आपका जो है फिजिकल स्टैंडर्ड चाहिए होता है। तो हम इन सब के ऊपर अलग वीडियो करेंगे। फिजिकल स्टैंडर्ड, इसके अंदर फिजिकल स्टैंडर्ड को अलग लेकर, मेडिकल को अलग लेकर, ठीक है, हर चीज़ को अलग अलग लेकर हम एक बार अलग अलग वीडियो करेंगे जिससे कि आपको सारी चीज़ें समझ आए। सबसे पहले आप इतना समझिए, जो मेडिकल स्टैंडर्ड है, मेडिकल स्टैंडर्ड को लेकर आपको वीडियो मिलेगा जिसमें बताया जाएगा कि भाई हर पोस्ट के लिए इंडिया देश में किस पोस्ट पर क्या मेडिकल स्टैंडर्ड लिया जाता है, तो उसको जिससे कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो सके, ठीक है। सबसे पहले आप ये देखिए एज, आप यहाँ से समझ सकते हैं। आप वैकेंसी अगर देखें तो पहले जो आपको बताई गई थी 1100 वैकेंसी सिग्नल में, तो 1100 नहीं है, वो एक्चुअल वैकेंसी है 1092, ठीक है। और आपकी जो वैकेंसी पहले जो आपने देखी होंगी टेक्नीशियन ग्रेड 3 में जो वैकेंसी थी, आप देखो अगर शॉर्ट नोटिस आपको दिखाऊं तो शॉर्ट नोटिस के हिसाब से 7900 थी पहले जो वैकेंसी थी। शॉर्ट नोटिस में लिखी थी कि 7900 यानी कि 7900 लोग रिक्रूट होंगे टेक्नीशियन पर। वहीं इन्होंने वैकेंसी को चेंज करके अब कर दिया है कि 8052 लोग अब रिक्रूट होंगे। तो करीब करीब यहाँ पर टेक्नीशियन ग्रेड 3 में वैकेंसियाँ बढ़ी हैं। अगर आप मेरे से पूछे तो टोटल वैकेंसी आपकी अब 9144 है। मतलब पूरे इंडिया से सिर्फ इतने लोगों को ही रेलवे में टेक्नीशियन वैकेंसियाँ मिलेंगी, समझ रहे हैं। तो आप देख लीजिए आपके पास कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहेगा। पूरे इंडिया में सिर्फ इतनी वैकेंसी आई है, यानी कि आपको इसमें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल मारने पड़ेंगे। मतलब इसके अंदर आपको सिलेबस सही से निकालना है, अगर निकल जाएगा तो वैकेंसी आपकी हो जाएगी। अब बात आती है कि किस RRB में और किस जोन में कितनी वैकेंसी आई है, तो वो मैं आपको आगे बताऊंगा। सेम टेक्नीशियन ग्रेड 3 का क्या मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए, तो वो इन्होंने एनेक्सर A नाम से आगे एक पॉइंट दिया है, उसके अंदर इन्होंने मेंशन कर दिया है।
ठीक है भाई, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन आप लोगों के लिए लिखे हैं, इसको आप रीड कर लेना थोड़ा अच्छे से। आप यहाँ से देख सकते हैं एलिजिबिलिटी, आप यहाँ से रीड कर सकते हैं क्या चाहिए, और मेडिकल फिटनेस के बारे में उन्होंने कुछ पॉइंट लिखा है। एज में आपको बता दिया मैंने एज कितनी चाहिए, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। सिलेक्शन जो आपका होगा ऑल इंडिया में कहीं पर भी जो है आपकी पोस्टिंग हो सकती है, ये इन्होंने लिखा है। किसी भी आरआरबी में हो सकती है। आपको करना क्या होगा, बेसिकली प्रेफरेंस फॉर पोस्ट आरआरबी, आपको पहले देखना है कि किस आरआरबी की वैकेंसी आपको लेनी है, वो सब आपको बतानी होंगी फॉर्म के अंदर ही। आपको सब चीज़ें देखनी है कि आप क्वालिफिकेशन रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं, तभी आप फॉर्म भरेंगे। ये चीज़ें यहाँ पर रहेंगी। आप लोगों को फॉर्म भरने के बाद ऑनलाइन में यहाँ पर, उसके बाद आप लोग फॉर्म की करेक्शन कर सकते हो। फॉर्म में अगर कोई गलती हो गई है तो आप करेक्शन कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपसे जो है फीस आपसे चार्ज होगी करेक्शन की। उसके लिए इन्होंने बताया हुआ है, जो कि आप लोगों से 250 रुपये चार्ज होंगे, जो कि वापस नहीं होगा। करेक्शन फीस वापस नहीं है भाई, करेक्शन फीस आपसे जो रेलवे लेगा वो वापस नहीं करेगा, ठीक है जी। शॉर्ट लिस्टिंग कैसे होगी कैंडिडेट की, तो यहाँ पर आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जाम होगा, डन कराएगी। आरआरबी अपने अपने रीजन वाइज जो है रिक्रूटमेंट बोर्ड अपना अपना डीवी और मेडिकल एग्जाम करवाएंगे। और आपका जो आपकी जो मेरिट बनेगी वो आपके सीबीटी के ब्याफ पर बनेगी, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा उसके ब्याफ पर बनेगी। ये एग्जाम डेफिनेटली रेलवे का एग्जाम है, इंडिया देश का एग्जाम है, तो इसमें सीबीटी एग्जाम जो होना है वो एक से ज़्यादा शिफ्ट में अगर होता है तो चांसेस तो है ही, एक से ज़्यादा शिफ्ट में एग्जाम होगा ही, क्योंकि इसमें वैकेंसियाँ ज़्यादा है। तो आप मान सकते हैं कि भाई इसमें नॉर्मलाइजेशन फार्मूला लगेगा, ठीक है। तो वही सब लिखा हुआ है कि आपका सिलेक्शन आपके मार्क्स के भी आप पर होगा। नेगेटिव मार्किंग है भाई, इसमें कंप्यूटर पर एग्जाम होगा, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। किसी क्वेश्चन का आंसर गलत करोगे तो नेगेटिव मार्किंग रहेगी। अगर आप नए हो और अगर आप इस वैकेंसी के लिए अभी छोटे हो, माइनर हो, या अभी आप लोगों के पास इसकी क्वालिफिकेशन नहीं है, तो आपको यही कहूँगा आप इसके लिए रेडी हो जाए। ये 25-26 में भी हो सकता है वैकेंसी देखने को मिल जाए, 2025 के समय 26 और आगे वाले समय में देखने को मिल जाए। बैंड आइटम लिखे हैं कि भाई क्या क्या चीज़ें नहीं ले जाते एग्जाम सेंटर पे, जैसे आप स्मार्ट वॉच, कैलकुलेटर, लैपटॉप, पेन ड्राइव, ब्लूटूथ, फ़ोन, चेन, ब्रेसलेट, हेयरिंग एड्स, और इसके अलावा वॉलेट्स और पर्स और बेल्ट और शूज़ और मेटेलिक वियर्स जैसी चीज़ें नहीं ले जाते, जैसा कि यहाँ लिखा है। वीडियो हमारी थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें कवर होंगी। क्या क्या नहीं ले जाना वो यहाँ लिखा हुआ है। इंपॉर्टेंट में कुछ बातें लिखी है, जनरल इंस्ट्रक्शन आप लोगों के लिए, इसको रीड कर लेना, ठीक है भाई। ये सब चीज़ें आप रीड कर सकते हो। आपको समझ ना आए तो मैं आपको फिर अलग से आपको आपका कमेंट में बता देना क्या डाउट रहेगा, तो हम उसको वहाँ से क्लियर कर लेंगे। कैंडिडेट जो लोग डिसमिस हुए हैं, आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट या पीएसयू द्वारा या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा अगर आप लोगों को निष्कासित किया गया रिक्रूटमेंट से, तो आप लोग फॉर्म नहीं भरेंगे। अगर आपको डिबार्ड किया गया और आप लोगों का टाइम पीरियड खत्म हो गया डिपार्टमेंट वाला, तो आप लोग फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है जी। तो दोनों में फ़र्क है। डिपार्टमेंट वाले वो लोग होते हैं जिनको 2 या 3 साल के बाद लिए रिक्रूटमेंट से बाहर करा है आने वाली, तो अगर वो टाइम पीरियड अगर आपका पूरा हो गया तो आप फॉर्म डाल सकते हैं। अब बात आती है कि किस दिन एग्ज़ाम होना है, किस दिन डीवी होना है, तो इन्होंने बोला है ये भी वेबसाइट पर आपको पता लग जाएगा कि किस दिन एग्ज़ाम होगा, एक्चुअल डेट क्या रहेगी। पोस्टिंग इन्होंने बोला है रेलवे एम्प्लॉयड जो भी यहाँ पर रिक्रूटमेंट लोग लेंगे उनको पूरे इंडिया में कहीं पर भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन नो क्लेम एज राइट ऑफ ट्रांसफ़र। आप खुद से नहीं कह सकते कि मेरे को इधर से उधर ट्रांसफ़र करो। रेलवे के पास अगर अथॉरिटी ने ऐसा सोचा कि उसको ट्रांसफ़र करना है सर्वेंट को एक जगह से दूसरे डिपार्टमेंट में, तो वो कर सकती है। अगर रेलवे को लगा कि उसको अपने प्रोजेक्ट के लिए इंडिया के अंदर अगर किसी कैंडिडेट को किसी प्रोजेक्ट के लिए भेजना है, टेक्नीशियन वाले काम के लिए ही, उसको अगर इंडिया में या कहीं बाहर भेजना है तो रेलवे भेज सकता है, आप खुद से नहीं जा सकते। वही इन्होंने कहा है, नो रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र की आप नहीं बोल सकते, ठीक है। नहीं, जब तक अभी आपको क्या है, सबसे पहले 5 से 10 साल यहाँ पर सर्विस देना होगा रेलवे को, उसके बाद ही आप रेलवे से कह सकते हो कि मेरे को ट्रांसफ़र दो, तो वो आपकी कहीं ना कहीं एक बार सोचकर आपको ट्रांसफ़र दे सकते हैं। बेसिकली मान के चलो किसी को आरआरबी अजमेर के वहाँ पर पोस्टिंग हुई उसकी, और वो कहता है कि मुझे आरआरबी मुंबई जो है पोस्ट कर दो, अगर वो रेलवे से ऐसा कह रहा है तो उसको पोस्टिंग तभी मिलेगी अगर उसको 5 से 10 साल कम से कम सर्विस हो गए हैं उस रेलवे में, वहाँ पे काम करते हो। उसके बाद उसकी ट्रांसफ़र उसकी मर्ज़ी से हो भी सकता है, लेकिन रेलवे अगर चाहेगा तो वो रेलवे तो 10 दिन या साल भर के अंदर भी अगर किसी का ट्रांसफ़र करेगा तो वो रेलवे कर सकता है।
वो सब चीज़ें लिखी हैं। अब फ्री ट्रेन ट्रैवल फैसिलिटी आपको बता दूं, अगर आप लोग SC और ST हो तो आप लोगों को स्लीपर क्लास रेलवे से आने जाने का खर्चा मिलेगा इस रिक्रूटमेंट के लिए शामिल होने के लिए, ये इन्होंने साफ साफ कहा है। जैसे कि CBT हो गया, DV और मेडिकल, ये सब चीज़ें हो गई। अगर आपके पास वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट है, आप लोगों को फॉर्म भर रहे हो जैसे ऑनलाइन में, तो जब आप फॉर्म भरोगे अभी तभी आपको बताना होगा कि आप SC हो ST हो, किस रिजर्वेशन में आते हो। तो बेसिकली SC ST को इन्होंने कहा है आपकी रिक्वेस्ट पर आपको आने जाने का खर्चा ट्रेन से हम फ्री करवा देंगे एग्जाम में अपीयर होने के लिए, DV करवाने के लिए, मेडिकल करवाने के लिए। सिर्फ SC ST वर्ग वालों को फ्री आने जाने का खर्चा मिलेगा, वो भी स्लीपर क्लास का। ट्रेन के अंदर जो ट्रेन जो होती है आप लोगों की, उसमें एक स्लीपर क्लास होती है। स्लीपर क्लास मतलब कि आप सोकर जा सकते हैं, पूरा सीट जो होता है ट्रेन में सोकर जाने वाला, वो स्लीपर क्लास, उसके लिए फ्री लोगों को आना जाना मिलेगा इस रिक्रूटमेंट में शामिल होने के लिए SC ST वालों को। और SC ST वालों की तो फीस भी वापस आ जाएगी एग्जाम की। मतलब SC ST वालों को तो कुछ नहीं करना, बस फ्री में फॉर्म भर देना है, फ्री में ही वैकेंसी मिल जाएंगी, एग्जाम निकालना है बस। ठीक है जी, तो ये सब चीज़ें रहेंगी। आगे थोड़ा बढ़ेंगे, इसी के अंदर और भी चीज़ें लिखी हुई हैं, आप देख सकते हैं। जो भी पॉइंट लिखे हैं याद रखें। रेलवे से भी जा रहे हैं तो आप लोगों को शॉर्टेस्ट रूट रेलवे का लेना है। ऐसा नहीं है कि लॉन्ग पूरा जैसे बड़े से बड़ा रूट ले रहे हैं कि फ्री जा रहे हैं तो बड़ा रूट लेंगे, तो ऐसा ना करें। काफ़ी लोग ऐसा भी करते हैं। तो RRB के पास राइट है कि वो इस रिक्रूटमेंट को आगे चल के अगर कैंसिल करना चाहे तो कर सकता है। बेसिकली रेलवे का मन करा कि हमें अब अभी नहीं करनी है वैकेंसी रिक्रूट, हमें जो है अब 25 में लेनी है ये वैकेंसी, तो 25 में डाल सकते हैं। बेसिकली उनको अगर लगा कि रिक्रूटमेंट नहीं करना अभी, तो वो लोग कैंसिल भी कर सकते हैं इस पूरे नोटिस को। ठीक है जी, वैकेंसी आपने देख ली, वैकेंसी अभी टेंटेटिव है, ऐसा इन्होंने कहा है। वैकेंसियाँ घट बढ़ सकती हैं। देखिए फाइनली मैं आपको बताता हूँ, किसी भी रिक्रूटमेंट या किसी भी जॉब की वैकेंसियों में चेंज देखा जाता है जब तक उन वैकेंसियों पर लोगों को ज्वाइनिंग ना मिल जाए। जैसे ही मान के चलो इस साल की रिक्रूटमेंट आई और अगर लोगों को ज्वाइनिंग मिल गई, ठीक है, और ज्वाइनिंग के बाद पता लगा कि भाई काफ़ी वैकेंसी खाली बच गई है इधर, तो ऐसे में क्या करना होगा। मान के चलो ज्वाइनिंग हुई और ज्वाइनिंग के बाद पता लगा कि हमने तो 1000 लोगों के लिए फॉर्म भरवाए थे, लेकिन हमारी वैकेंसी 1000 में से सिर्फ 800 ही भरी हैं, 200 खाली रह गई, तो उस 200 को ये लोग अगले रिक्रूटमेंट में डाल देंगे, इस तरीके से कर देंगे। बेसिकली ये कह रहे हैं कि वैकेंसियों में चेंज होना संभव है। ये कब तक हो सकता है, बेसिकली ये तब तक हो सकता है जब तक लोगों की वैकेंसी रिक्रूट होकर ज्वाइनिंग ना मिल जाए। ज्वाइनिंग के बाद कोई चेंज देखने को नहीं मिलता वैकेंसियों में, फिर जो बच जाती हैं वो नेक्स्ट रिक्रूटमेंट में जाती हैं, और अगर सारी भर जाती हैं तो नए साल के बाद या न्यू ईयर में या अगले साल में नई वैकेंसी आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, अब मेडिकल स्टैंडर्ड कैसा चाहिए, तो मैं आपको बताता हूँ मेडिकल स्टैंडर्ड कैसा चाहिए होगा कैंडिडेट को, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। मैंने ऊपर बोला था B1 मेडिकल स्टैंडर्ड मतलब ये होता है फिजिकली फिट हो हर रिस्पेक्ट में। जैसे कि डिस्टेंस विजन उसको 6/9 दिख रहे हों, 6/12 विद और विदाउट ग्लास, ठीक है, उसको दिख रही हूँ चीज़ें। पावर ऑफ लेंसेज नॉट टू बी एक्सिस्ट, उसके जो लेंस की पावर है विदाउट ग्लास उसको दिखाना है, और पावर ऑफ लेंसेज जो होनी चाहिए वो नॉट बी एक्सीड 4D से ज़्यादा ना हो। ठीक है जी, इसके अलावा नियर उसको पास का कितना दिखना चाहिए, देखिए ये तो दूर का कितना दिख रहा है वो हो गया, पास का उसको दिखना चाहिए 0.6 विद और बिना, मतलब आप चश्मे के साथ या चश्मे के बिना भी आप लोगों को 0.6 करीब करीब आपको जो है पास का दिखना चाहिए। जब आप पढ़ रहे हो या फिर क्लोज वर्क कर रहे हो तब, कोई भी चीज़ पास ला के वर्क कर रहे हो तब। और मस्ट पास टेस्ट, आपको कलर विजन का पास करना है टेस्ट। जैसे कि आपको दिखाया गया, आपको 4 कलर दिखाए और उसमें बोला कि ये कौन सा कलर है, ये कौन सा कलर है, इस तरीके से मान के चलो। ये इस तरीके से एक कागज़ लाए वो लोग, पेपर से लाए, उसमें यहाँ पर पूरा रेड कलर से वो भरा हुआ है, ये येलो से भरा है, ये ग्रीन से भरा है और ये ब्लू से भरा है। रेड, देखिए ये रेड हो गया, ठीक है, और ये येलो हो गया और ये ग्रीन हो गया और ये ब्लू हो गया। और आपसे पूछा कि इस पेपर में बताओ कि यहाँ पर ये जो ये वाला कलर है वो कौन सा है, और यहाँ पर जैसे आपको दिख रहा है कि ये ग्रीन है और आपने बोल दिया ग्रीन, तो कहीं ना कहीं ये हो जाता है कि भाई आपको कलर का डिफरेंस पता लगता है। वही चीज़ें हैं कि आपको मस्ट पास, आपको पास करना पड़ेगा कलर विजन को, जो है आप लोगों का पास होना चाहिए कि भाई कलर दिख रहे हैं मेरे को, कौन कौन से कलर है। बाइनोकुलर विजन होना चाहिए, नाइट विजन एंड रात में भी सब कुछ दिखना चाहिए, और मैसोपिक विजन होना चाहिए अगर आप B1 यानी कि सिग्नल वाली वैकेंसियाँ लेने जाते हो। क्योंकि भाई ये इसलिए रखी जाती हैं क्योंकि आप देख रहे हो कि सिग्नल वाली चीज़ें बहुत ज़रूरी है। ट्रेन आ रही है, अगर टेक्नीशियन सिग्नल का काम है और उसको दिख रहा है वहाँ पर जो रेलवे स्टेशन के वहाँ पर सिग्नल लगे हुए हैं वहाँ पर रेड हो रखा है और ट्रेन आ रही है, तो ट्रेन वहाँ से पास नहीं कर सकती है अगर वो रेड है।
तो उसको अगर कलर ही नहीं पता कि ये रेड है तो वो कैसे बता पाएगा अगर वो सिग्नल टेक्नीशियन पे जा रहा है। तो बेसिकली मैं यही कहूँगा कि भाई सिग्नल टेक्नीशियन में वैकेंसी जो भी आई है उसके लिए आपको बता दूँ, आपको कलर विजन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि कौन कौन से कलर की क्या क्या चीज़ें हैं, आपको साफ साफ दिखनी चाहिए, ठीक है। और एक सेम इसी तरीके से आपने ऊपर देखा होगा, ऊपर लिखा था अभी देखिए A3 एक मेडिकल स्टैंडर्ड होता है कि आप फिजिकल फिट हो, जैसे कि आपको दूर का इतना दिख रहा हो, पास का इतना दिख रहा हो, और आपको कलर की दूरियां, कलर के डिफरेंसेस पता हो। तो ये अलग अलग तरह के स्टैंडर्ड है, अलग अलग पोस्टों के लिए आप लोग यहाँ से समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों का हो जाएगा मेडिकल स्टैंडर्ड से जुड़ा हुआ, इसीलिए कह रहा हूँ काफ़ी सारे पॉइंट कवर हो रहे हैं यहाँ पे वीडियो में। तो वीडियो संभव है कि थोड़ा सा जो है टाइम टेकिंग हो जाए आपके लिए, लेकिन आपके पास समय है, पूरा 1 मंथ का समय है फॉर्म भरने के लिए। आसानी से भरिए, बिल्कुल आराम से फॉर्म भरिए। नोट में कुछ पॉइंट है, आप रीड कर सकते हैं। अब इस पर अप्लाई करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि इंडिया का सिटीज़न ही फॉर्म भरेगा। अगर कैंडिडेट नेपाल का, भूटान का भी है, तिब्बत से भी आ गया है, केन्या युगांडा से आ गया है, या फिर किसी भी देश से, पूरे विश्व भर में, पूरे दुनिया में किसी भी स्थान से अगर वो इंडिया देश में आ चुका है तो वो भी फॉर्म भर सकता है। लेकिन उसके पास गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, सर्टिफिकेट्स प्रूफ होने चाहिए, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए इंडिया देश की, तो वो एलिजिबल है इन वैकेंसियों पर, ठीक है। ये सब पॉइंट लिखे हुए हैं। अब आपकी बात आती है एज की, तो एज मैंने आपको बता दी। देखिए पहले जो एज थी आप लोगों की वो कितनी थी, नॉर्मल कोर्स। अब देखिए मैं आपको बता देता हूँ एज आपकी कितनी रहेगी, लोगों को एज का क्लियर कर देता हूँ। टेक्नीशियन ग्रेड 1 में जो एज है आप लोगों की अप्लाई करने के लिए वो है 18 to 33। अब जो हो चुकी है इसके अंदर इन्होंने कहा है एज पहले नॉर्मल कोर्स और एप्लीकेबल टू दिस CEN। अच्छा जी, मतलब कि जो पहले एज थी सिग्नल वालों की वो 33 थी, और अब इनको रिलैक्सेशन देने के बाद इनकी एज 36 हो गई है। वहीं आप देखोगे इनकी जो, मतलब हम लोग इससे पहले, अगर इंडियन रेलवे इससे पहले जितनी भी रिक्रूटमेंट करी है उसने टेक्नीशियन ग्रेड 3 की, उसमें उन्होंने 30 साल से ज़्यादा वाले को नहीं लिया है। लेकिन अब वो लोग 33 एज तक के कैंडिडेट को भी आगे इस बार ले लेंगे वैकेंसियों पे, क्योंकि उनको पता है कि उन्होंने कोविड-19 के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन एज में दिया है सबको, ठीक है। तो ये आपकी एज अब ये वाली हो गई है, ये नई वाली एज है जो आपकी राइट साइड में दी हुई है, 2 रो के अंदर जो दी है यही आपकी रहेगी, ठीक है। अब एज रिलैक्सेशन की बात आती है, अगर आप SC ST हो तो आप लोग 36 और 33 में 5-5 जोड़ लो, OBC हो तो 3 जोड़ लो, और इस तरीके से एक्स सर्विसमैन और अपने अपने कैटेगरी वाइज अपने अपने रिलैक्सेशन एज वाइज जोड़ सकते हैं, ठीक है जी। हाँ, आपकी कैटेगरी वाले रिलैक्सेशन में कोई फ़र्क नहीं आएगा, वो तो सेम ऐसा ही रहेगा। कोविड-19 का फ़ायदा सबको मिलेगा, किसी कोविड-19 कोई कम्युनिटी पर डिपेंडेंट वायरस नहीं था, ठीक है। कोविड-19 एक जनरल था, सबके लिए था, तो इस वजह से उसको सबको उनको रिलैक्सेशन देना पड़ा है बेसिकली, क्योंकि उस टाइम पे वैकेंसी नहीं आई थी, और वो लोग जो उस टाइम पे वैकेंसी नहीं देख पाए और उनका एज निकल गया, तो उनके चक्कर में इन्होंने एज को हाई रखा हुआ है, थोड़ा बढ़ा दिया है। अब बात आती है आपको एज कैसे कैलकुलेट करनी है। देखिए आपको मैंने वैसे वैकेंसी वाइज मैंने बता दिया कि कौन कौन सी पोस्ट पर कितनी एज चाहिए, फिर भी आप लोग ऐसा कर सकते हैं कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट, मतलब कि इन्होंने डेट ऑफ बर्थ दिया है कि अगर आपका जो है डेट ऑफ बर्थ अगर 2 जुलाई 1998 के का बर्थ है, उसके बाद का बर्थ है, आप लोग एलिजिबल हो जनरल से आपकी पहली वाली वैकेंसी को लेने के लिए। पहली वाली वैकेंसी मतलब जो कि आपकी सिग्नल में आई है, तो आप यहाँ पर डायरेक्ट एक एक डेट वाइज देख सकते हो कि अगर आपकी इस डेट के बीच में बर्थ है तो आप लोग इनकी वैकेंसियों पर एलिजिबल हो, ठीक है जी। तो ये आप लोगों के लिए रहेगा, तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर आप लोगों को इतना ध्यान रखना है कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ वाइज जो एज है वो इन डेट्स के बीच में आती है तो आप लोग कम्युनिटी वाइज अपनी अपनी एज देख सकते हैं। अब बात आती है इसमें जो रिजर्वेशन का फ़ायदा होगा, चाहे वो वैकेंसी का हो, एज का हो, वो सिर्फ ऑल इंडिया में रहेगा, मतलब ऑल इंडिया SC ST हैं, OBC हैं, तो फ़ायदे रहेंगे, ये चीज़ें कन्फर्म्ड है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपको भी बता दूंगा क्या रहेगी। फॉर्म की फ़ीस 500, ओपन कैटेगरी 250 आपके रिजर्व्ड वालों से लिए जाएंगे, सभी को वापस आ जाएंगे सारे रुपए। जनरल वालों को 100 रुपये नहीं आएंगे वापस, बाकी के 400 उनको वापस आ जाएंगे, ठीक है जी। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मोड ऑफ फीस पेमेंट, ऑनलाइन ही फीस पेमेंट होगी, ऑनलाइन ही फॉर्म जमा होगा। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इसके अंदर आप ये देखिए इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास में कौन लोग आते हैं उसके बारे में उन्होंने पॉइंट दिया हुआ है, तो उसको आप देख सकते हैं। फीस रिफंड कैसे होगी, तो आप लोगों को अपना अकाउंट अपना बैंक अकाउंट की डिटेल सारी देनी पड़ेगी फॉर्म के अंदर ही, जिससे कि आपको फीस आपकी वापस आ जाए। वर्टिकल रिजर्वेशन मतलब ये हो जाता है कि कैटेगरी वाइज किसको कितना रिजर्वेशन होगा, वो वर्टिकल रिजर्वेशन होते हैं, ठीक है।
तो EWS में कौन लोग आते हैं, तो EWS का भी पूरा पॉइंट रीड कर सकते हैं। और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में क्या होता है वो आप देख लीजिए। अब बात आती है कि कुछ लोग कहेंगे कि एक्स सर्विसमैन लोग कौन होते हैं। मीन्स वो पर्सन जो कि किसी रैंक के तौर पर जो है रैंक ऑफिसर के तौर पर गया है, या तो रेगुलर बेस में नेवी, आर्मी, एयरफोर्स में गया है इंडिया देश की में, तो और अगर वो कमेंटेंट और नॉन कमेंटेंट रैंक का ऑफिसर रहा है, एक्स सर्विसमैन रहा है, मतलब किस उसने सर्विस दिया है अपना इंडिया के डिफेंस में, चाहे वो नेवी, एयरफोर्स या आर्मी में रहा हो रेगुलर बेस में, तो वो आ जाता है इसके अंदर। आप लोगों का वो आ जाता है किसके अंदर, एक्स सर्विसमैन में आ जाता है। लेकिन इन्होंने साथ साथ ये भी कहा है नॉट इंक्लूड अ पर्सन हु आर सर्व इन द डिफेंस सिक्योरिटी कॉर्प। अगर कोई डिफेंस सिक्योरिटी कॉर्प में गया है, जनरल रिजर्व इंजीनियरिंग फोर्स में गया है, लोक सहायक सेना में गया है, या फिर पैरामिलिट्री फोर्स में भी अगर कोई जा रहा है, तो उसको ये लोग एक्स सर्विसमैन नहीं मानते। ठीक है, तो पैरामिलिट्री वाले एक्स सर्विसमैन नहीं होते, तो उनको उस चीज़ का फ़ायदा नहीं मिलता। ठीक है, अगर आप लोग डिफेंस में ही जाओ तो ऐसी चीज़ों में जाओ जहाँ पर आपको एक्स सर्विसमैन का फ़ायदा मिल सके, क्योंकि एक्स सर्विसमैन के फ़ायदे से काफ़ी वैकेंसियाँ मिलती हैं इंडिया देश में। ठीक है जी, बाकी इन्होंने सारे पॉइंट लिखे हैं एक्स सर्विसमैन से जुड़े हुए, रीड कर लेना, आपको समझ आ जाएंगे। डिसेबिलिटी में कौन कौन होते हैं, कितनी तरह की डिसेबिलिटीज़ होती हैं, वो आप यहाँ से देख लेना। और असिस्टेंस ऑफ स्क्राइब, अगर किसी कैंडिडेट को खुद से अपना एग्जाम नहीं करना है, मतलब वो अपना एग्जाम नहीं कर सकता क्योंकि वो फिजिकली बाउंडेड है, लिमिटेशंस है उसके पास, तो इसलिए वो अपना एग्जाम किसी सेकंड पर्सन से करा सकता है। अगर वो करवा रहा है तो उसके लिए उसको अंडरटेकिंग देना पड़ेगा फॉर्म में ही कि वो अपना स्क्राइब अपने खुद के कोस्ट पर अरेंज करेगा स्क्राइब, और फिर उससे अपना एग्जाम कराएगा, ऐसा वो कहेगा। तो उसकी मर्जी से वो अपने खुद के स्क्राइब से भी अपना एग्जाम करवा सकता है, सेकंड पर्सन से अपना एग्जाम करा सकता है। ठीक है जी, वही सारी चीज़ें लिखी हुई है, इसको आप रीड कर सकते हैं, सारे पॉइंट आपको लिखे हुए हैं। और आप अगर कहीं भी काम कर रहे हैं, मान लो बेसिकली आप अगर एम्प्लॉयड हो गवर्नमेंट सेक्टर में, मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट, मतलब जो स्टेट वाली सरकारें होती हैं वो, या फिर ऑल इंडिया गवर्नमेंट के अगर किसी भी विभाग में अगर आप काम कर रहे हो, और वहाँ पर आप लोग अगर अभी काम कर रहे हो किसी भी पोस्ट पर, तो आपको उन डिपार्टमेंट से, बड़े ऑफिसर से आपको साइन करवाना पड़ेगा NOC, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, उसके बाद ही आप लोग इन वैकेंसी पर फॉर्म डाल सकते हो। ये रहेगा कि भाई आप जहाँ काम कर रहे हो उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आप इस वैकेंसी पर अप्लाई कर दो। अब बात आती है ये रिक्रूटमेंट होगा कैसे टेक्नीशियन रेलवे में, आपको बता देता हूँ। इसमें आपका पहले कंप्यूटर एग्जाम होना है, फिर डॉक्यूमेंट लोगों के वेरीफाई होने हैं, और उसके बाद लोगों का मेडिकल एग्जाम होना है। हाँ, उसके बाद क्या हो जाएगा, ये तीनों चीज़ें हो जाएंगी, उसके बाद लोगों की ज्वाइनिंग हो जाएंगी। बस ये 3 प्रोसेस है, कंप्यूटर एग्जाम, DV और मेडिकल, इतना होते ही आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। इसके बाद तो लोगों की बस ज्वाइनिंग होनी है अलग अलग RRB में, यही चलेगा। ठीक है, कंप्यूटर अब बात आती है कि कंप्यूटर एग्जाम जो आपको बताया गया वो कैसा रहेगा, तो आपको बता दूं कंप्यूटर एग्जाम में आपका टोटल 1 आवर 30 मिनट का एग्जाम होगा। 100 क्वेश्चन दिए जाएंगे, नेगेटिव मार्किंग मैंने आपको बता दी। एग्जाम एक से ज़्यादा शिफ्ट में होगा, डेफिनेटली होगा, क्योंकि ये रेलवे का एग्ज़ाम है और इसमें फॉर्म ज़्यादा जाएंगे। और अगर 2 शिफ्ट भी लग गई तो फॉर्मूला नॉर्मलाइजेशन वाला लग जाएगा। मिनिमम पास परसेंटेज ये है कि अगर आप जनरल से हो तो 40% से ऊपर मार्क्स लाओ अगर आपको इस एग्ज़ाम को पास करना है। अभी देखिए ऐसा भी होगा कि आप 40% यानी कि आप लोग टोटल आप देखोगे कि आप 100 क्वेश्चन आपके पेपर में आए और आपने 100 क्वेश्चन के 100 में से आप देखोगे कि 40 क्वेश्चन से ज़्यादा आप सही करके आ गए हो, तो आप देख रहे हो कि आप लोग जनरल से पास हो। लेकिन आप इतना ज़रूर देखोगे कि आप लोगों ने भले ही मिनिमम पासिंग परसेंटेज ले आए हैं, फिर भी आप कट ऑफ वाइज लिस्ट में नहीं आओगे। ऐसा भी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि पासिंग मार्क्स अलग होते हैं, कट ऑफ अलग होता है। पासिंग मार्क्स तो एक जनरली बोल दिया कि भाई इससे ऊपर ले आओगे तो आप सेफ जोन में हो, लेकिन कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छे नंबर ले आएंगे और इनके पास इतने ज़्यादा अच्छे नंबर लाने वाले लोग हो जाएंगे कि वैकेंसियों के काफ़ी ज़्यादा लोग हैं, वो वैकेंसियों से काफ़ी ज़्यादा लोग अगर इसमें अच्छे नंबर लाएंगे तो कहीं ना कहीं ये हो जाता है कि उनको फिर कट ऑफ हाई रखना पड़ेगा, जिससे कि वो आपके लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लोगों को भेजे। तो ये 40% और ये जो लिखा है ना OBC 30 और SC ST में 30-25 ये सब लिखा है, तो इतने तो आपके सिर्फ पासिंग परसेंटेज मार्क्स है कि आप इस एग्जाम को पास कर गए। लेकिन पास करके करोगे क्या, बेसिकली ज़्यादा नंबर लाओगे तो कट ऑफ पास आउट मान सकते हो कि भाई कट ऑफ क्वालिफाई कर दिया है, फिर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे जाओगे, फिर मेडिकल एग्जाम में जाओगे और फिर आपकी ज्वाइनिंग रहेगी। तो इस तरीके से रहेगा ये एग्जाम। में आपको बता दूं इसमें टेक्नीशियन ग्रेड 1 का सिग्नल वालों का सिलेबस क्या होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। उनके लिए करंट अफेयर आएगा, जिसमें करंट अफेयर नॉलेज जनरल अवेयरनेस का टॉपिक होगा, जिसमें इंडिया देश की ज्योग्राफी, कल्चर और हिस्ट्री ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग फ्रीडम स्ट्रगल, इंडियन पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन इकोनॉमी और एनवायरमेंटल इश्यूज और कंसर्निंग
इंडिया एंड द वर्ल्ड, स्पोर्ट्स और जनरल साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट आएंगी। और इसके अलावा जनरल आपका इंटेलिजेंस और रीजनिंग से जुड़े काफ़ी टॉपिक आएंगे। मतलब ये आप देख सकते हैं, ये सारा सिलेबस सिग्नल वालों का है, ठीक है, आसान सा सिलेबस है ये सारा, आप देख सकते हो। आपको बता दूं, आपका जो सिग्नल वालों का सिलेबस है उसके अंदर वो लोग 5 तरह के टॉपिक देंगे, जिसमें वो लोग 10 क्वेश्चन, 15, 20, 20, 35 क्वेश्चन देंगे और इक्वल मार्क्स में ये लोग देंगे, ठीक है। तो टोटल 100 नंबर का पेपर है। 100 में से जो लोग 40 से ऊपर लाएंगे वही लोग इसको पास कर पाएंगे, मतलब वही लोग डॉक्यूमेंट डीवी में जा पाएंगे, ये आप मान सकते हो सकता है कि 40 आपकी जो कट ऑफ आई जनरल में इस एग्जाम में पता लगा कि वो 40 नहीं, वो तो 45, 46 इस तरीके की आ रही है। तो इसमें क्या है, वो है तो 40 से ऊपर ही ना, तो कहीं ना कहीं वो लोग तो कह देंगे कि हमने आपको पासिंग मार्क्स दिया था, कट ऑफ नहीं दी थी। समझ रहे हैं, मतलब आप लोग जितना ज़्यादा लाएंगे उतना अच्छा होगा। 30 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे डिसेबिलिटी वाले को, पर आवर में 20 मिनट मिलती हैं। अगर एग्ज़ाम 90 मिनट का है तो उसको 30 मिनट पूरे एग्ज़ाम के समय में एक्स्ट्रा मिलेंगी उसको। मतलब आप सब लोग 30 मिनट का एग्ज़ाम देकर बाहर आ जाओगे सेंटर से, और बाकी डिसेबिलिटी वाले 2 घंटे तक एग्ज़ाम दे रहे होंगे, क्योंकि उनके पास एक्स्ट्रा समय होगा, ठीक है जी। चल, जो लोग स्क्राइब यूज़ करते हैं बेसिकली, जो अपना एग्ज़ाम किसी सेकेंड पर्सन की मदद से करवा रहे होते हैं, वही लोग, उनको मिलता है समय एक्स्ट्रा, ठीक है। अब बात आती है दोस्तों पैटर्न सीबीटी एग्जाम का क्या रहेगा पे लेवल 2 के लिए। बेसिकली जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 का पोस्ट है उसमें भी आपका सेम उतने ही नंबर का पेपर आएगा, उतने ही क्वेश्चन आएंगे, उतना ही समय मिलेगा, वो नेगेटिव मार्किंग सेम है। क्वालिफाइंग कट ऑफ मतलब जो परसेंट आपकी जो क्वालिफाइंग कट ऑफ मार्क्स हैं वो भी सेम है इसके अंदर। इसके अलावा इसके अंदर आप लोगों का जो सिलेबस होगा वो आपका मैथमेटिक्स होगा, रीजनिंग होगा, इंटेलिजेंस, साइंस और अवेयरनेस के टॉपिक यहाँ पर आपसे पूछे जाएंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस लिखे हैं, कितने नंबर ऑफ सेक्शंस आएंगे, और वही सब लिखा हुआ है कितने कितने मार्क्स का पेपर आएगा, ठीक है जी। तो ये बात थोड़ा सा ध्यान रख लेना। एग्जाम के तुरंत बाद ये लोग डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे लोगों के, कि आपने फॉर्म में बताया था कि आप 10th पास हो, 12th पास हो, आप ITI वाले हो, कि आप ग्रेजुएट हो, आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है आपने ये सब बताया था फॉर्म में। तो आपके पास क्या प्रूफ है कि भाई आप सही में अपने पास क्वालिफिकेशन रख रहे हो, तो वो आप लोगों को दिखाने होंगे, डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने होंगे, जिसमें आप अपना फोटो वेरीफाई कराओगे, जिसमें आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट वेरीफाई कराओगे, ID वेरीफाई कराओगे। इसके अलावा क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करा के उसके बाद आप लोगों का मेडिकल स्टैंडर्ड एग्जाम, और उसके बाद लोगों की ज्वाइनिंग। हाउ टू अप्लाई, ऑनलाइन अप्लाई कर लेना। सबसे पहले आप RRB, किसी भी RRB पे चले जाओ, इंडियन रेलवे की कोई भी RRB के वेबसाइट से पहले रजिस्ट्रेशन कर लो, ठीक है जी। रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, फिर रजिस्ट्रेशन के बाद अपना ईमेल ID, मोबाइल नंबर डाला, अपना नाम, फादर नेम डाला, अपना जेंडर वगैरह डाल के रजिस्ट्रेशन हो जाता है। उसके बाद जब लॉगिन करेंगे फिर फॉर्म भर देंगे, फॉर्म में सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे, फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड कर देंगे, क्वालिफिकेशन डिटेल डाल देंगे, कौन सी पोस्ट पे अप्लाई कर रहे हैं वो डालेंगे। उसके बाद हम एंड में फीस जमा करके फॉर्म का प्रिंट निकाल लेंगे। इस तरीके से अप्लाई हो जाता है। तो डिस्क्राइब के लिए कुछ बातें लिखी है, आप देख सकते हो यहाँ पे। डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट क्या होना चाहिए जब आप फॉर्म में अपलोड करोगे, वो सब यहाँ लिखा हुआ है। अब कौन कौन से RRB है जहाँ पर ये वैकेंसियाँ जा सकती हैं। बेसिकली आप देखो यहाँ पर आप लोगों के जो RRB हैं, तो आप देख लो कितने RRB हैं, ये 7, और ये 7 × 3 21, यानी 21 के करीब RRB हैं आप लोगों के इंडिया देश में। यानी कि इन जगहों पर आपकी वैकेंसी जाएगी। आप इन वेबसाइट में किसी में भी चले जाओ, ये सारे पर आपको लिंक मिल जाएंगे, इनमें से कहीं से भी अप्लाई कर सकता है कैंडिडेट, ठीक है। जनरल इंस्ट्रक्शन आप लोगों के लिए दिए हैं कि कैसे फॉर्म भरेंगे। आपको बता दूं क्वेश्चन पेपर आप लोगों का जो कंप्यूटर में आएगा वो इंग्लिश, हिंदी के अलावा 13 रीजनल लैंग्वेज में भी आएगा। मतलब अगर किसी का सेंटर गुजरात में होगा तो गुजराती में, बंगाल में होगा तो बंगाली में, असमी, कन्नड़ा, कोंकणी, मलयालम और मणिपुरी, मराठी, उड़िया, इन सब लैंग्वेज में भी क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिलेगा। समझ रहे हैं, कंप्यूटर पर ही आपको अलग अलग लैंग्वेज में क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा। ऑनलाइन में ही आप कंप्यूटर स्क्रीन पर देखोगे, आपको अलग अलग लैंग्वेज में क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा। मोस्टली मैं आपको बता दूं दिल्ली के ऑलमोस्ट सेंटर पे हिंदी इंग्लिश में होगा। मेरे को लगता नहीं है कि दूसरी लैंग्वेज का क्वेश्चन पेपर दिल्ली में रहेगा। सेम अगर कर्नाटका की बात करूँ तो वहाँ पे कन्नड़ा में लोगों के पास क्वेश्चन पेपर होंगे, हिंदी इंग्लिश में भी होंगे। सेम गुजरात में तो गुजराती में होगा, हिंदी इंग्लिश में भी होगा। तो हिंदी इंग्लिश में हर जगह पर क्वेश्चन पेपर होगा, और जो कंप्यूटर पर आएगा। इसके अलावा आपके एरिया वाइज जो लैंग्वेज है उसका अलग क्वेश्चन पेपर रहेगा। तो मेनली आप ये मान सकते हैं 2 से 3 लैंग्वेज का क्वेश्चन पेपर हर जगह पे, हर सेंटर पे दिख जाएगा, ये आप मान सकते हैं, ठीक है।
समझ गए होंगे। आप अगर फॉर्म में करेक्शन करते हैं तो किन चीज़ों में करेक्शन कर सकते हैं, उसका फीस क्या लगना है, वो सब आप यहाँ से देख सकते हैं। और आप ये देख सकते थे कि ये सारे वो पॉइंट है कि कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर आपका फॉर्म कैंसिल हो सकता है, वो यहाँ पर लिखा है। जैसे कि आप मान के चलो आप कर रहे हो आप क्या कर रहे हो, आप लोग ऐसा कर रहे हो कि एक से ज़्यादा फॉर्म भर रहे हो अलग अलग आरआरबी के लिए, या फिर सेम आरआरबी के लिए आप एक ही आरआरबी के लिए एक से ज़्यादा फॉर्म भर दे रहे हो, या अलग अलग आरआरबी के लिए एक से ज़्यादा फॉर्म भर रहे हो। तो ऐसा ना करें, एक पोस्ट के लिए एक आरआरबी पे एक ही फॉर्म डालें, उससे ज़्यादा ना डालें, नहीं तो आपके फॉर्म रिजेक्ट होंगे। बेसिकली ये साफ लिख रहे हैं कि हम आपका फॉर्म कैंसिल कर देंगे, हम आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं लेंगे, हम आपका लेंगे ही नहीं फॉर्म, ये इन्होंने कहा है। ई कॉल लेटर होता है दोस्तों, ये कंप्यूटर पर जो एग्ज़ाम होना है, ये एग्ज़ाम होने से हफ्ते भर पहले 7 दिन पहले ये लोग एक एडमिट कार्ड निकालेंगे ऑनलाइन में, वेबसाइट पर कहेंगे कि भाई आपका सेंटर इधर है, इधर आ जाओ अपना एग्ज़ाम देने। आप वहाँ जाओगे, एग्ज़ाम देकर आओगे, उस एडमिट कार्ड की मदद से जाते हो। बेसिकली उस एडमिट कार्ड पे लिखा होता है कि किस कैंडिडेट को किस जगह पर जाके एग्ज़ाम देना है, कितने बजे से कितने बजे तक उसका एग्ज़ाम होगा, कौन से सब्जेक्ट का उसको एग्ज़ाम देना है, क्या क्या वो लेकर जाएगा, वो सब उस पर लिखा होता है। तो वो एडमिट कार्ड आप लोगों का एग्ज़ाम से हफ्ते भर पहले 10 दिन पहले के करीब आ जाता है। रेलवे 10 दिन पहले दे देता है, हालांकि कोई हफ्ते भर पहले भी दे देता है, सही रहता है भाई। अगर 2-3 दिन पहले भी दे तो ठीक ही रहता है, लेकिन रेलवे के आपको पता है सेंटर दूर दूर भी लगते हैं लोगों के, तो उनको हफ्ते भर पहले निकालना पड़ता है, जिससे कि लोग सेंटर पे समय से वहाँ पर एग्ज़ाम दे लें। ठीक है भाई, तो इस तरीके से रहेगा। फ्री ट्रैवल फैसिलिटी मैंने आपको बता दिया किसको मिलेगी, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा आपको मैंने पहले ही बता दिया है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय क्या कुछ ले जाना है। अब मान के चले कोई कैंडिडेट रिक्रूटमेंट प्रोसेस को फॉलो नहीं करेगा तो रेलवे उसके खिलाफ क्या क्या एक्शन लेगा, वो यहाँ लिखा हुआ है। मिसलिनियस में कुछ पॉइंट लिखे हैं, इसको आप रीड कर लेना। तो इस बार क्या है, टेक्नीशियन रिक्रूटमेंट में आपका क्या होने वाला है। टेक्नीशियन रिक्रूटमेंट में एक आपका होगा CBT, फिर DV, फिर मेडिकल और ज्वाइनिंग, बस इतना ही होगा। ज्वाइनिंग तो समझ लीजिए बस जॉब लेनी है और करने लग जाना है काम। तो मतलब सिर्फ 3 ही प्रोसेस है। DV, अब देखिए जो फॉर्म भर रहा है वैकेंसी ले रहा है तो सही फॉर्म को डाल ही रहा होगा, तो DV भी वो उसके सही निकल जाएंगे, सारे डॉक्यूमेंट सही निकल जाएंगे क्योंकि वो फॉर्म में सही देगा। अब बात आ जाती है इसमें मेडिकल और एग्जाम, बस ये 2 चीज़ निकालनी है। मेडिकल स्टैंडर्ड जो आपको दिया है वो आपके अंदर आपका होना चाहिए, फिर उसके अलावा सिर्फ एग्जाम निकालने का प्रोसेस रहेगा। मिसलिनियस के रिगार्डिंग कुछ पॉइंट लिखे हैं। अब जो यहाँ पर ये लोग CBT बोल रहे हैं, CBT का मतलब कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है। DV मतलब डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करना है। CCAA मतलब कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटाइज है। अगर कहीं लिखा है EBC तो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास उसका मतलब है। अगर कहीं लिखा है VI तो इसका मतलब है विजुअली इम्पेयर्ड, डिसेबिलिटी की बात कर रहे हैं। अगर कहीं CR लिखा है तो सेंट्रल रेलवे है। ECR मतलब ईस्ट सेंट्रल रेलवे, तो इसकी फुल फॉर्म इन्होंने यहाँ पर बता रखी है। ठीक है जी, तो ये आप फुल फॉर्म्स देख सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन सी पोस्ट कौन सी डिसेबिलिटी वाले कैंडिडेट के लिए है। ठीक है, यहाँ से आपको टेबल से क्लियर होगा। इसके अलावा आपको ये भी पता लगेगा कि किस पोस्ट की क्या क्वालिफिकेशन है। अगर जैसे मान के चलो आप लोग टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल वाली वैकेंसी लोगे तो उसके लिए मैं आपको बता दूं मेडिकल स्टैंडर्ड मैंने आपको पहले ही बता दिया था, इस पोस्ट को ले सकता है। इस पोस्ट को आप देख लीजिए, अगर आपकी डिसेबिलिटी MD HI और VI है तो आपके लिए वैकेंसी है ही नहीं। सिर्फ आप डिसेबिलिटी वालों में भी सिर्फ OL और LC और DW और AA यानी कि एसिड अटैक विक्टिम, 1 लैग अफेक्टेड और ड्वार्फिज्म वालों के लिए, और इसके अलावा LC ये जो लेप्रोसी क्योर्ड, ये 4 तरह की डिसेबिलिटी इन्होंने लिखी है। इन लोगों के लिए ही बेसिकली आप लोगों की सिग्नल में टेक्नीशियन ग्रेड वैकेंसी इन्हीं लोगों के लिए है डिसेबिलिटी में। बाकी तो अलग जो SC ST है वो सब लोग तो है ही एलिजिबल, हालांकि डिसेबिलिटी में सिर्फ यही लोग एलिजिबल है इन वैकेंसी पर। अब आपको बता दूं सिग्नल वाले के लिए कैंडिडेट की क्वालिफिकेशन चाहिए बैचलर ऑफ साइंस, मतलब कैंडिडेट BSc इन साइंस करा हुआ हो, या BSc इन इलेक्ट्रॉनिक्स में करा हुआ हो, या कंप्यूटर साइंस, या फिर IT यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रूमेंटेशन, या फिर उसने इंस्ट्रूमेंटेशन में किया हुआ है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, इंस्टीट्यूट से, या फिर वो BSc करके बैठा हुआ है। कॉम्बिनेशन ऑफ एनी सब स्ट्रीम, मतलब कोई भी इनमें से मान के चले फिजिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों कंबाइंड उसने कर लिए, कंप्यूटर साइंस और IT दोनों कंबाइंड कर लिए, तो कोई भी 2 सब स्ट्रीम अगर कंबाइंड करके भी उसने करी है और अलग अलग से भी करी है तो वो एलिजिबल होगा। ठीक है जी। BSc बेसिकली उसका BSc कोर्स डिग्री पास आउट चाहिए। अगर कैंडिडेट ने 3 ईयर डिप्लोमा भी किया है, 3 साल डिप्लोमा का करा है इंजीनियरिंग में, तो भी
इन द अबव बेसिक स्ट्रीम, जो भी ऊपर लिस्ट में लिखी हुई है, इन सब में से अगर किसी में भी आपने डिप्लोमा करा है इंजीनियरिंग में 3 साल का, तो आप लोग एलिजिबल हो। सेम, या तो आपके पास डिग्री है इंजीनियरिंग की तो भी आप लोग इसके लिए एलिजिबल हो। इनमें से किसी भी सब्जेक्ट्स के अंदर हो सकती है वो डिग्री इंजीनियरिंग की, तो आप लोग एलिजिबल हो सिग्नल वाले टेक्नीशियन वाली पोस्ट के लिए। यानी कि मेनली ये वाले पोस्ट लोगों को अच्छी लगती है क्योंकि इसमें सैलरी अच्छी है और ये पोस्ट एक अपर लेवल पोस्ट है एज कम्पेयर टू ग्रेड 3 पोस्ट। तो ग्रेड 3 में मैं आपको बता देता हूँ, ग्रेड 3 में ब्लैक स्मिथ का पोस्ट है। इसके लिए आप लोगों को बता दूं, आपकी यहाँ पर मेडिकल स्टैंडर्ड आप लोग देख लेना किसका है, B1 B2 जो ऊपर लिखे थे ना मेडिकल स्टैंडर्ड, वही आपको यहाँ पर चेक करने हैं कि किस पोस्ट के लिए क्या चाहिए। और दूसरा बता देता हूँ आप लोग को, अगर ब्लैक स्मिथ का पोस्ट चाहिए तो आप लोग OL LC और DW और यही सारी डिसेबिलिटी में अगर आप आ रहे हो तो ये वैकेंसी आपको मिलेगी। सेम ये वैकेंसी आप लोगों को अगर आप MD हो तब भी आपको मिल जाएगी, अगर आप लोग HI में इन दोनों में आते हो तो भी आपको मिलेगी। और VI वालों के लिए नहीं है, विजुअली इम्पेयर्ड वालों के लिए ये वैकेंसी नहीं है। इस पोस्ट के लिए क्या चाहिए, कैंडिडेट 10th पास चाहिए प्लस उसके पास ITI करा हुआ, यानी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से उसके पास ITI का सर्टिफिकेट हो, जो कि उसने NCVT द्वारा करा हुआ है या फिर उसने SCVT द्वारा किया है, दोनों में से किसी का भी एक्सेप्ट हो जाएगा। इन द ट्रेड ऑफ फॉर्जर या फिर हीट ट्रीटर या फिर फाउंड्री मैन या फिर पैटर्न मेकर या फिर माउंडलर रिफ्रैक्ट्री, अगर इनमें से किसी में भी आपका आ रहा है। बेसिकली आप अगर देखो कि आपने अगर 10th क्लास को पास किया है, इसके अलावा आप लोगों का ITI ट्रेड सर्टिफिकेट कंप्लीटेड है जो कि आप लोगों का पैटर्न मेकर या फिर फाउंड्री मैन और हीट ट्रीटर, अगर इनमें से जिसका भी आपका आ रहा है तो आप लोग इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। देखिए काफ़ी छोटा लिखा है इन्होंने, हालांकि ये क्वालिफिकेशन सबके लिए एप्लीकेबल हो रही है, डिसेबल्ड के लिए भी और हर वर्ग के लोगों के लिए, ठीक है जी। अगर मैं थोड़ा आगे बढ़ूँ तो टेक्नीशियन ग्रेड 3 जो ब्रिज नाम की जो पोस्ट आई है ब्रिज में, इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए आपको बता दूँ कि डिसेबिलिटी वालों के लिए वैकेंसी है ही नहीं। इसके लिए कैंडिडेट 10th पास चाहिए प्लस उसके पास ITI हो NCVT या SCVT द्वारा, चाहे वो फिटर में हो या फिर उसका फिटर स्ट्रक्चरल में हो या फिर वेल्डर में होगा तो भी वो ले सकता है। मतलब सिर्फ 10th पास प्लस उसका ITI सर्टिफिकेट। अब ITI की ड्यूरेशन इन्होंने नहीं डाली, कोई 2 साल करा रहा है, कोई 1 साल, कोई 6 महीने, कोई 18 महीने, तो उससे फ़र्क नहीं है, वो इन्होंने यहाँ पर नहीं मेंशन किया है। बेसिकली ITI ट्रेड इन्होंने डाल दिया है, ठीक है। अगर आप लोग कैरिएज एंड वैगन में वैकेंसी लेते हो टेक्नीशियन 3 में, तो आपको बता दूं इसमें डिसेबिलिटी वालों की वैकेंसी आप देख लेना किस किस के लिए रहेगी। इसके लिए 10th पास चाहिए प्लस ITI इसमें चाहिए, फिटर में कारपेंटर, वेल्डर, प्लम्बर, पाइप फिटर, इन सब में अगर होगा तो ये वैकेंसी आपको मिलेगी। सेम आपका जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 क्रेन ड्राइवर का जो पोस्ट है उसके लिए मैं आपको बता दूं, कैंडिडेट 10th पास हो प्लस उसके पास ITI ट्रेड का सर्टिफिकेट हो NCVT या SCVT द्वारा मैकेनिक मोटर व्हीकल में, या फिर उसके पास मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट कम ऑपरेटर के अंदर, या फिर क्रेन ऑपरेटर या फिर ऑपरेटर लोकोमोटिव एंड रेल क्रेन के अंदर अगर उसके पास ITI सर्टिफिकेट है तो बेसिकली वो इस पोस्ट पर एलिजिबल हो जाएगा, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है भाई, तो इस तरीके से रीड करना है। आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है एंड रेल क्रेन्स। तो मैं वही कह रहा था आप लोगों को कि आप लोग भी क्रेन ड्राइवर का पोस्ट लोगे तो 10th पास ही चाहिए प्लस उसके अलावा उसमें ITI ट्रेड का सर्टिफिकेट हो उस फील्ड में मतलब कि जैसे मैकेनिक मोटर व्हीकल का हो, मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट कम ऑपरेटर, और इन सब के होने चाहिए। अगर आप लोग टेक्नीशियन ग्रेड 3 डीजल इलेक्ट्रिकल में लोगे तो उसके लिए आप देख सकते हो डिसेबिलिटी कौन कौन एलिजिबल है। कैंडिडेट 10th पास हो प्लस ITI उसका होना चाहिए, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, ऑटो, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स और ये सब जो लिखे हैं इसके अंदर किसी भी एक में हो सकता है, तो उसको वो वैकेंसी मिलेगी, मतलब वो उसके लिए एलिजिबल है, मतलब वो एग्जाम में बैठ सकता है। ठीक है जी। तो मोस्ट ऑफ द पोस्ट आप देखोगे 10th पास के लिए आती हैं। बेसिकली ग्रेड 3 वाली ज़्यादातर पोस्टें आप देखोगे सारी 10th पास की ही हैं। देखो हाँ, तो आप देख सकते हो ग्रेड 3 वाली जितनी भी पोस्ट हैं वो 10th पास वालों की होती हैं। ठीक है, ग्रेड कौन सी वाली, ग्रेड यहाँ पर मैंने बताया आप लोगों को, ग्रेड 3 वाली जितनी पोस्ट है वो 10th पास प्लस ITI होती हैं, और जो आपकी ग्रेड 1 है सिग्नल वाली वो ग्रेजुएट कैंडिडेट्स की होती हैं। ठीक है, तो ये एनेक्सर ए मैंने ऊपर आपको बताया था कि भाई एनेक्सर ए में मैं आपको बताऊंगा कि किसका कौन सा स्टैंडर्ड है, तो आप देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं सिग्नल वालों के लिए मेडिकल स्टैंडर्ड किस पोस्ट पर क्या चाहिए, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। अब ये B1 B2 से हमें समझ नहीं आ रहा, हमें बताओ इसका मतलब क्या है। तो ऊपर नोटिस में आप आओगे तो ऊपर B1 B2 का मतलब क्लियर बताया हुआ है कि कौन कौन सी मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए होगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को देखना है, आप लोगों को समझना होगा इस सारे पॉइंटों को। थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं इसी के अंदर। आप देखिए अब हम आगे बढ़ेंगे, अब मैं आपको बताता हूँ एनेक्सर बी। अब ये एनेक्सर बी बताएगा हमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी।
आपने ऊपर ये तो देख ली कि भाई डिसेबिलिटी वाले एलिजिबल हैं या नहीं। अब एनेक्सर भी ये है कि किस पोस्ट पर कितनी वैकेंसी आई है और कौन कौन से रीजन में आई है। तो आपको बता दूं टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल में जो वैकेंसी आई है वो वैकेंसी टोटल आप देखोगे वहाँ पर टोटल वैकेंसी आई है 74 में से नेवी आर्मी एयरफोर्स में जो लोग होके आए हैं उनके लिए 8 वैकेंसी है, डिसेबिलिटी वालों के लिए 3 वैकेंसी है जिसमें एलडी वालों की है। इसके अलावा इनको चाहिए जनरल से 38 लोग, एससी से 10 चाहिए, एसटी से 3 और ओबीसी से 19। ये ऑल इंडिया ओबीसी है, यहाँ पर ईडब्ल्यूएस भी ऑल इंडिया है 4। ठीक है, तो रेलवे ये वेस्टर्न रीजन में आपको लेंगे लेवल 5 का सैलरी, यहाँ पर पहले ही मैंने आपको क्लियर कर दिया था। सैलरी अमाउंट आप ऊपर ऊपर जाके देख सकते हैं। ब्लैक स्मिथ और ब्रिज और कैरियज एंड वैगन सभी लोग यहाँ से रीड कर सकते हैं। सपोज आप लोगों को टेक्नीशियन ग्रेड 3 वेल्डर का पोस्ट लेना हो, ठीक है, तो ये वेस्टर्न रीजन रेलवे में जो वैकेंसी आई है वहाँ पर सिर्फ 13 लोग उनको चाहिए इस पोस्ट के अंदर वेल्डर, उनको 13 ही वेल्डर चाहिए सिर्फ। टेक्नीशियन ग्रेड 3 वेल्डर उनको सिर्फ 13 लोग चाहिए, जिसमें से 10 उनको जनरल चाहिए, 2 एससी चाहिए और ओबीसी उनको 1 चाहिए। ठीक है जी, इस तरीके से देखना होगा। आप लोग देख सकते हैं किस किस की कितनी वैकेंसियाँ हैं और किस रीजन में है। ये रेलवे रीजन है, वेस्टर्न रीजन में इतनी वैकेंसी आई है। जैसे आप अगर इंडिया का मैप उठाओ तो वहाँ पर आपको दिखेगा, यहाँ पर दिखेगा नॉर्थ, ठीक है जी, ईस्ट, वेस्ट और ये साउथ। तो अगर मैं बात करूँ वेस्टर्न रीजन मतलब कि जो यहाँ का इंडिया देश का जो ये वाला एरिया है, जहाँ जो स्टेट या यूटी वेस्ट साइड में आ रहे हैं, वेस्ट डायरेक्शन में आ रहे हैं, उस एरिया में अगर मैं बात करूँ यहाँ पर जो रेल ऑपरेट कर रही है इंडियन रेलवे, वहाँ पर उनकी वैकेंसियाँ इस तरीके से आई हैं, किस किस पोस्ट पर आप देख सकते हैं। सेम इसी तरीके से आप लोगों का NWR होता है, ठीक है, ENR है, ईस्टर्न नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, तो आप यहाँ का वैकेंसी देख सकते हैं, साउथ का यहाँ से देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों को वैकेंसी देखनी पड़ेगी कि किस एरिया में कौन से रीजन में रेलवे ने किस पोस्ट पर कितनी वैकेंसियाँ निकाली हैं, तो वो आपको इस तरीके से पता लग जाएंगी और टोटल आप कैटेगरी वाइज भी समझ सकते हैं। अब अगर आप RRB अजमेर में जा रहे हो तो RRB अजमेर का वैकेंसी आप देख सकते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, RRB आपने जो अभी WR में देखा ना, ये वेस्टर्न रीजन में इन्होंने अहमदाबाद का दिया है, जो गुजरात के अहमदाबाद में आप देख सकते हो, आपको पता हो। जैसे मैंने अभी जो ये डायग्राम ड्रॉ करा था इसमें मैंने वेस्टर्न रीजन जब बताया था, तो आप देखोगे तो यहाँ पर गुजरात आता है इंडिया के मैप में, इधर आप देखोगे तो गुजरात है, तो इसीलिए वेस्टर्न रीजन में आप देखोगे तो गुजरात साइड में आपकी जो वैकेंसी आई है वही यहाँ पर लिखी है अहमदाबाद वाली साइड में। सेम अजमेर आपका कहाँ आता है, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन, यानी कि नॉर्थ नॉर्थ वेस्टर्न रीजन, मतलब कि यहाँ पर आपको पता है कि राजस्थान जो मैप में है वो यहाँ कहीं ना कहीं इस जगह पर मेंशन है, और राजस्थान के अंदर एक जगह है अजमेर, तो अजमेर के RRB में आप वैकेंसी देखोगे तो वहाँ पर आप इस तरीके से देखोगे। समझ रहे हैं, इनके नाम ऐसे ही नहीं रख दिए हैं रैंडम, इनके नाम रखे इसी मैप को ही देख कर रखे हैं कि मैप में जैसे कि ये नॉर्थ एरिया है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है और ये नीचे साउथ है। तो हमें अगर वैकेंसी निकालनी है अपने रेलवे में नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में, तो हम यहाँ वाले रीजन में देखेंगे कौन सी जगह है, यहाँ पर राजस्थान है, ठीक है जी, तो अजमेर वहाँ पर आ रहा है, तो RRB अजमेर में जो वैकेंसी आएगी वो इस एरिया में जो आ रही है उसको हम NWR कह रहे हैं। तो इस तरीके से आपको देखना होगा कि किस एरिया में कितनी वैकेंसी है। तो टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल में अगर अजमेर में बात करूँ तो उनको 57 लोग चाहिए, जिसमें आप लोग देख सकते हो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन, उसके अंदर भी इन्होंने साफ साफ यहाँ पर बताया हुआ है कि कितनी कितनी वैकेंसी हमें चाहिए। 57 में से 27 जनरल से और 8 इनको चाहिए SC से, और ST से इनको सिर्फ 3 लोग चाहिए, वहीं इनको OBC से 15 लोग चाहिए। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं, ठीक है भाई। चलिए थोड़ा सा मैं इसी में आगे चलता हूँ आपको लेकर। तो अजमेर का आप समझ लेंगे। इसी तरीके से आपको देखना होगा यहाँ पर साउथ वेस्टर्न रीजन मतलब ये जो मैप इंडियन मैप में जो नीचे वाले एरिया है साउथ और वेस्ट साइड में, वहाँ के आपको देखने होंगे। तो वहाँ से आप देख सकते हैं कि साउथ वेस्टर्न रीजन की साइड में आपको बता दूं कि 44 वैकेंसी सिग्नल में आई हैं, ब्लैक स्मिथ में 14 आई हैं सिर्फ, और कैरियज एंड वैगन में भी 14 आई हैं। तो आप लोगों को देखनी होंगी किस किस वर्ग में कितनी वैकेंसियाँ हैं। सेम RRB भोपाल का आप समझ लेना, और RRB भुवनेश्वर का, बिलासपुर का, और इसके अलावा चंडीगढ़ और चेन्नई सभी लोग यहाँ से और गोरखपुर ये यूपी में हो जाएगा RRB। तो ये NER हो जाता है, यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश है वो आपके नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में आता है। सेम गुवाहाटी का आप देख सकते हैं, और ये सब आपकी वैकेंसी यहाँ से आपको दिख जाएंगी। श्रीनगर कोलकाता है ये, मालदा का आप देख लेंगे, मुंबई का देख लेना कितनी वैकेंसी, मुजफ्फरपुर का आप यहाँ से समझ सकते हैं।
आप देखिए ये हमारे पास ये मुजफ्फरपुर आया था अभी, उसके बाद हमारे पास पटना का आ गया, प्रयागराज का आ गया। आपको करना है क्या है, बेसिकली ये करना है कि आपको जिस भी एरिया की वैकेंसी लेनी है, जैसे सपोज किसी को प्रयागराज की वैकेंसियाँ लेनी है, तो आरआरबी प्रयागराज की वैकेंसियों के लिए वो करेगा क्या, उसको पता है कि उसके पास जो क्वालिफिकेशन है वो है आईटीआई सर्टिफिकेट की है, और उसको पता है उसके पास जो क्वालिफिकेशन है आईटीआई की वो फिटर वाली है, तो इस पर आएगा और देखेगा मुझे प्रयागराज में वैकेंसी चाहिए, ठीक है, प्रयागराज में सिर्फ 2 लोग चाहिए, तो वो देखेगा 2 कौन सी है, जनरल से है, उसको पता लगा कि मैं तो जनरल ही हूँ तो मुझे वैकेंसी मिल जाएगी, तो वो फॉर्म डाल देगा। इस तरीके से उसको डालना होगा। इस तरीके से पहले वैकेंसियाँ चेक करना, उसके बाद ही फॉर्म डालना। यहाँ पर इन्होंने ये भी लिखा है कि पटना में टोटल वैकेंसी कितनी है, तो पटना में अगर टोटल वैकेंसी आपको देखनी हो तो टोटल आप यहाँ से देखोगे कि पटना में 221 लोग टोटल रिक्रूट होंगे। ठीक है जी, सारी पोस्टें मिलाकर पटना आरआरबी में टोटल वैकेंसी 221 है, जिसमें से आप देखोगे सिग्नल में उनको एक ही चाहिए। पटना में सिग्नल के लिए सिर्फ एक ही कैंडिडेट रिक्रूट करना है आरआरबी में, बाकी ग्रेड 3 में उनको 220 लोग रिक्रूट करने हैं। ठीक है जी, तो इस तरीके से आपको देखना होगा पूरा टेबल को कि कहाँ किस किस पोस्ट पर बेसिकली किस किस ट्रेड पर या किस किस पोस्ट पर या किस किस टेक्नीशियन पोस्ट पर किस किस आरआरबी में किस किस कैटेगरी वाइज कितनी वैकेंसी आई है, वो आप इस तरीके से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, रांची सिकंदराबाद हो गया, यहाँ पर सिलीगुड़ी हो गया, तिरुवनंतपुरम हो गया। इसके आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से आप इस तरीके से चेक कर लेंगे। अब मैं बात करता हूँ इंपॉर्टेंट, इन्होंने कहा है वैकेंसी जो बताई गई है आप लोगों की स्टार करके आर द डिसेबिलिटी बैकलॉग वैकेंसी, मतलब आप देखोगे इस वैकेंसी में कहीं ना कहीं ऐसा लिखा हुआ है स्टार। आप देखो यहाँ पर ये वैकेंसी लिखी है 1 वैकेंसी स्टार, मतलब क्या है, ये स्टार वाली वैकेंसी का मतलब ये है कि वैकेंसी वो वैकेंसी है जो बता रही है कि ये वैकेंसी हम डिसेबिलिटी वाले को देंगे, एक वैकेंसी, ये इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, स्टार वाली वैकेंसी मतलब जैसे कि वो 30 वैकेंसी लिखी है ना, तो 30 वैकेंसी जाएंगी डिसेबिलिटी वाले को। ठीक है जी, हाँ, तो ये वैकेंसी ये लोग दे रहे हैं डिसेबिलिटी वालों को। इन्होंने कहा है साफ साफ, जहाँ पर स्टार लिखा है उसका मतलब ये है कि वो वैकेंसी डिसेबिलिटी वालों की है, हालांकि वो वैकेंसी बैकलॉग है। बैकलॉग मतलब इन्होंने पिछली बार जब टेक्नीशियन रिक्रूटमेंट करा तो तब इनसे वो वैकेंसियाँ नहीं भरवा पाई है, रेलवे में इनसे वो वैकेंसियाँ खाली रह गई, तो वो इन्होंने बैकलॉग में डाल दी, यानी कि पिछले रिक्रूटमेंट की वैकेंसी है जो अब भरी जा रही हैं। ठीक है, डिप्लोमा डिग्री जिसकी भी इंजीनियरिंग में है विल नॉट बी एक्सेप्टेड इन लीव कोर्स ऑफ, ठीक है, ITI फॉर द unless otherwise specified graduate act apprentice will not be accepted in lieu of course of। ठीक है जी, ठीक है, ये कह रहे हैं आपका जो डिप्लोमा है डिग्री है इंजीनियरिंग में वो एक्सेप्ट नहीं होगी इन ल्यू ऑफ कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसेस और ITI, वही सब मैंने आपको, देखिए मैंने क्या बोला, आप इंडिया देश में या कहीं पर भी जाकर अपना 10th क्लास को पास करके आ गए, उसके बाद आप लोगों ने इंडिया देश में ITI ट्रेड सर्टिफिकेट कर लिया, या तो NCVT से कर लिया या SCVT से कर लिया। ठीक है, वो ट्रेड सर्टिफिकेट उस पोस्ट का होना चाहिए जिस पोस्ट पर आप अप्लाई कर रहे हैं। सेम अगर आप सिग्नल का पोस्ट ले रहे हैं तो सिग्नल के लिए आपको इतना याद रखना है कि आप लोगों के पास BSc या फिर इंजीनियरिंग कोर्स पास आउट हो या डिप्लोमा हो इंजीनियरिंग का हो, बेसिकली वो जो आपका ऊपर मैंने डिस्कस किया था वो क्वालिफिकेशन होना चाहिए, उस पर ध्यान रखो। बस इतना ध्यान मत रखो, जो ये पॉइंट इन्होंने यहाँ पर रखा है इसका भी इन्होंने कुछ ये कहा है कि भाई इंजीनियरिंग अगर कैंडिडेट ने करी है, डिग्री करी है, और अगर उसने एक्ट अप्रेंटिसेस के अंदर आने वाले कोर्सेज के अंदर आते हुए करी है तो एक्सेप्ट होगी या नहीं होगी, तो उससे जुड़ा हुआ पॉइंट इन्होंने यहाँ दे दिया है। तो ये आपका पूरा नोटिस हो चला है। अब आप देखोगे कि ये आपका SC ST सर्टिफिकेट फॉर्म है, इसी रिक्रूटमेंट के लिए अगर आप SC ST हो तो ये वाला फॉर्म लगा देना, OBC NCL हो नॉन क्रीमी लेयर तो ये वाला लगाना, अगर आप लोग OBC NCL कैंडिडेट हो और सेल्फ डिक्लेरेशन देना है कि भाई मैं OBC हूँ NCL में, तो ये बताना है आप लोगों को। EWS वालों का फॉर्म आप यहाँ से देख लेना, और बैकवर्ड क्लास कैंडिडेट को ये वाला फॉर्म देना होगा। ठीक है जी, ये डिक्लेरेशन है आप लोगों की तरफ से कि भाई ये आप बोल रहे हैं कि मैं माइनॉरिटी कैंडिडेट हूँ, तो उसके लिए आप ये वाला डिक्लेरेशन दे सकते हैं। ये सर्टिफिकेट है कास्ट ये आपका सर्टिफिकेट है कि आपको डिसेबिलिटी है, तो उसका सर्टिफिकेट आप दे सकते हो। आपके लिए आपके पास जो डिसेबिलिटी है, बेसिकली आप डिसेबल्ड हो एक से ज़्यादा में, तो उसके लिए आप ये वाला सर्टिफिकेट लगाओगे। ये सर्टिफिकेट पहले से ही आपके पास होने चाहिए बने हुए, ठीक है, जिससे कि आप आसानी से बस वैकेंसियों के फॉर्म में अप्लाई कर सको, डाल सको ये सर्टिफिकेट्स को। इस बात का ध्यान रखना। ये फॉर्म नंबर 7 भी डिसेबिलिटी वालों का ही है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। और अंडरटेकिंग है स्क्राइब की, अगर आप अपना एग्जाम किसी सेकंड पर्सन से कराओगे तो स्क्राइब का फॉर्म डालना होगा, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, इससे आप अपना एग्ज़ाम किसी सेकंड पर्सन से करा सकते हो, अगर आप फिजिकल बाउंडेड हो, लिमिटेड हो कि आप अपना एग्ज़ाम खुद नहीं कर सकते।
ठीक है जी। तो आप देख सकते हो दोस्तों ये पूरा नोटिफिकेशन हो चला है। हमने एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, सैलरी, फॉर्म की डेट, फॉर्म की फीस और सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, एग्जाम का पैटर्न और एक एक चीज़ हमने डिस्कस कर लिया इस रिक्रूटमेंट टेक्नीशियन के बारे में। कोई डाउट रह गया हो बता देना। इंडिया देश के रेलवे में टेक्नीशियन रिक्रूट हो रहे हैं। वैकेंसी 9,000 प्लस आई हैं, 9,144 वैकेंसियाँ दी हैं। इंडिया देश में गवर्नमेंट जॉब होंगी, ये सारी रेलवे विभाग में जाएंगी। ठीक है जी। ऑल इंडिया तो लोग एलिजिबल है, अदर कंट्री के भी एलिजिबल हैं। अगर वो इंडिया में सेटल्ड होंगे, रह रहे होंगे, तभी वो लोग एलिजिबल हैं। ये चीज़ लोगों को ध्यान रखनी है। अब ये नोटिफिकेशन इंग्लिश में था, आप कहोगे हमें समझ नहीं आया, इसीलिए तो मैंने इंग्लिश नोटिफिकेशन दिखाया और हिंदी में आपके साथ डिस्कस किया। हालांकि आपके साथ मैं हिंदी वाला भी कवर कर सकता था, ये हिंदी में दिया है इन्होंने, तो हिंदी नोटिफिकेशन आपके स्क्रीन पर है। हिंदी में समझना हो हिंदी में समझ लेना। देखिए ये थोड़ा सा इसमें क्या है ना, फाइल लंबी है तो धीरे धीरे लोड होगी, तो ये लोड हो रही है, देखिए अपने आप खुल रहे हैं पेज। तो इस तरीके से पेज खुलते रहेंगे। फाइल लंबी है लेकिन मैंने दोनों ही प्रोवाइड कराई है लोगों को, हिंदी इंग्लिश दोनों। आप वहाँ से देख के आसानी से अप्लाई कर लेना। हिंदी में डिस्कस कर दिया और इंग्लिश फाइल को कवर कर दिया है, दोनों ही आपके लिए कवर कर दिया। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आप देखोगे ये आपके सामने वेबसाइट आ गई। देखिए क्या लिखा है, आरआरबी रिक्रूट कर रहा है। यहाँ पर आरआरबी रिक्रूट कर रहा है टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल और वेरियस कैटेगरी टेक्नीशियन ग्रेड 3 में। ठीक है, और आपका फॉर्म जो है क्लोज हो जाएगा 8 अप्रैल में, और अभी फॉर्म चालू है। ठीक है जी, इस पर आप टिक करोगे तो इससे आपका नोटिस खुल जाएगा। यहाँ से मैंने कर दिया अप्लाई, मेरे को अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए मुझे क्रिएट करना पड़ेगा अकाउंट, मतलब रजिस्ट्रेशन, तो फिर आपका ये फॉर्म आ जाएगा, इसको भर के अप्लाई कर देना। ठीक है भाई, कोई डाउट रह गया हो पूरे प्रोसेस में ज़रूर बताना। और बेस्ट ऑफ लक आपके एग्ज़ाम सीबीटी के लिए, इस रिक्रूटमेंट के लिए। और साथ में शेयर भी कर देना, पूरे इंडिया भर में, पूरे विश्व में लोगों तक पहुंचा देना। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट वगैरह करना चाहो तो कर सकते हैं। मैं आपसे मिलूंगा जल्दी, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।